अग्नि तत्व जानवर। क्या इन अग्नि तत्व जानवरों ने उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य के सभी बड़े दलों पर कब्जा कर लिया है? पकड़ो इस लड़के को, ये गद्दार आरब है, इसे जाने मत दो। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाला है। क्या होगा जब आरब उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य वापस लौटेगा? और फुल दल में क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए लीडर मुबासा और सारे बुजुर्ग? चलो अब आज का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 51। ये जगह अच्छी है, मैं गोली बनाने और सफलता हासिल करने के लिए यही जगह चुनूंगा। उसके बाद आरब नीचे उतरा और उसने पहाड़ी श्रृंखला में यूं ही एक गुफा बना ली, फिर उसमें घुस गया। उसके बाद वो जल्दी से बैठ गया और बुदबुदाया, जो गोली मुझे निरंकार रैंक के शिखर से युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर तक पहुंचाने में सबसे अच्छी मदद करेगी, वो है ब्रेकथ्रू स्पिरिट पिल। मैं 3 गोलियां बनाऊंगा, 3 ब्रेकथ्रू स्पिरिट पिल, और अपनी बनाई हुई मजबूत नींव के साथ युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर का सफर तय करना पक्का हो जाएगा। ये सोचकर आरब ने बिल्कुल भी देर नहीं की और जड़ी बूटी को सीधे गोली की कड़ाही में डालकर तेजी से गोली बनाने लगा। एक बार जब उसने गोली बनानी शुरू की तो वो जल्दी ही एकाग्रता की हालत में चला गया और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने लगा। उसके लिए ब्रेक थ्रू स्पिरिट पिल बनाना मुश्किल नहीं था। ये गोली बस एक चौथे दर्जे की शिखर स्तर की गोली थी, जो निरंकार रैंक के शिखर के योद्धाओं को युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर पहुंचने में मदद कर सकती थी। करीब आधे घंटे में गोली तैयार हो गई और आरब ने जल्दी से उन्हें इकट्ठा कर लिया। उसने 3 ब्रेक थ्रू स्पिरिट पिल अपने पास रख ली और बाकी को अपने स्टोरेज बैग में डाल दिया। इसके बाद आरब ने अस्थायी रूप से खुद को गुफा में बंद कर लिया। इस एकांतवास के दौरान आरब ने ब्रेक थ्रू स्पिरिट पिल को अपने शरीर में शुद्ध किया और फिर पूरी तरह से सफलता हासिल करने में जुट गया। बेशक निरंकार रैंक के शिखर से युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। भले ही ये बस एक कदम दूर लगता था, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत चाहिए थी। 2 दिन बाद गुफा के अंदर आरब की आभा अचानक तेज हो गई। ये प्रबल आभा एक घनी गर्म लहर में बदल गई, बिल्कुल किसी धुएं की तरह, जो सीधे ऊंचाई पर पहुंच गई और चारों दिशाओं में फैल गई, जिसने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। फौरन आरब की मार्शल आर्ट साधना निरंकार रैंक के शिखर और युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर के बीच डगमगाने लगी। कभी वो युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर में प्रवेश कर जाता तो कभी वापस निरंकार रैंक के शिखर पर गिर जाता। स्थिति बहुत अस्थिर थी। आरब की इस सफलता ने कई ताकतों का ध्यान खींचा। छोटी ताकतें जिन्होंने इस तेज आभा को महसूस किया, उन्होंने पास आने की हिम्मत तक नहीं की। आखिरकार लुओ युन साम्राज्य के योद्धा उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य वालों से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। यहाँ निरंकार रैंक वाले भी बेहद ताकतवर माने जा सकते थे। युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर की तो बात ही छोड़िए, लेकिन एक ताकत ने दखल देने की हिम्मत की, और वह थी लुओ युन मुख्य नगर। लुओ युन मुख्य नगर के लोगों ने इस आभा का पता लगा लिया। कोई अपनी रैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसकी आभा से लगता है कि वह युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वाह, हमारे लुओ युन साम्राज्य में कौन युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर पहुंचने की कोशिश कर रहा है? वो किस दल से है? ये कोई छोटी बात नहीं है। चलो जाकर देखें। अगर कोई अकेला योद्धा युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर पहुंच गया और उसके पास सहारे के लिए कोई ताकत नहीं है, तो क्या ये हमारे लिए अच्छा मौका नहीं होगा? हो सकता है ये शख्स हमारे लुओ युन साम्राज्य में शामिल भी हो जाए। ये भी संभव है। चलो चलकर देखें। ऐसे शख्स को अपनी तरफ करना बेहतर है। हालांकि बड़ी ताकतों के पास युद्ध समर्थ रैंक के कई शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर तक पहुंचना अब भी बड़ी बात थी। चूंकि ये शख्स लुओ युन मुख्य नगर से दूर नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास जांच न करने का कोई कारण नहीं था। उसी पल लुओ युन मुख्य नगर ने एक युद्ध समर्थ रैंक के प्रबंधक और प्रतिभाशाली योद्धाओं के एक दल को उस एकांत गुफा की ओर भेजा जहां आरब सफलता हासिल कर रहा था। इस बीच आरब अब भी सफलता पाने में जोर लगा रहा था। 3 ब्रेकथ्रू स्पिरिट पिल की शक्ति धीरे धीरे उसके द्वारा शुद्ध की जा रही थी। कामयाबी। अचानक आरब दहाड़ा। फौरन बाद उसकी मार्शल आर्ट साधना धीरे धीरे स्थिर हो गई। इस पल आरब सफलतापूर्वक युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर तक पहुंच गया था। उसी समय उसने ऊपर देखा और थोड़ी हैरानी से कहा, कोई आ रहा है। बधाई हो दोस्त, युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर में सफलतापूर्वक प्रवेश करने पर। हम लुओ युन मुख्य नगर से हैं और आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। क्या आप हमें थोड़ा सम्मान दे सकते हैं? जैसे ही आरब दिव्य आत्मा से पता लगाने वाला था,
उसने ये शब्द सुने और अपनी ठुड्डी छुई। तो लुयुन मुख्य नगर के लोग हैं, ऐसे में मैं उनसे मिल भी सकता हूँ। हालांकि उसका लुयुन मुख्य नगर के लोगों के साथ पहले झगड़ा हो चुका था, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बल्कि उसने आयरन हॉक गुप्त क्षेत्र में लुयुन मुख्य नगर की एक प्रतिभा की जान बचाई थी। और अब जब वो युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर पहुंच गया था, तो उसे लुयुन मुख्य नगर के लोगों से डरने की कोई बात नहीं थी और न ही उसे उनकी साजिशों की चिंता करने की जरूरत थी। और हाँ, लुयुन मुख्य नगर के ये लोग काफी शालीन थे। उसने गुफा के अंदर और बाहर बस एक साधारण सी सुरक्षा लगाई थी, और वे अंदर नहीं आए बल्कि बाहर इंतजार करते रहे, और उनका बर्ताव भी सम्मानजनक था। आरब स्वाभाविक रूप से किसी अच्छे इंसान से दुश्मनी नहीं करता, इसलिए वो खड़ा हुआ और सबकी नजरों के सामने आ गया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इतना जवान लुयुन मुख्य नगर के लिए प्रबंधक ने हैरानी से अपनी आंखें फैला ली। उसने मन ही मन सोचा था कि आरब कैसा दिखता होगा। उसे लगा था कि वह कोई बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आरब इतना जवान शख्स होगा। इतनी कम उम्र में वह युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर पहुंच गया था। ये तो आरब है, ये प्रबंधक उसे नहीं पहचानता था, लेकिन उसके साथ आई प्रतिभाओं ने पहचान लिया। आरब को देखकर वे हैरानी से चिल्ला उठे। ये प्रतिभाएं स्वाभाविक रूप से ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मिशन में लुयुन मुख्य नगर का प्रतिनिधित्व कर रही थी और आरब से गहरा प्रभावित थी। क्या आरब? ली प्रबंधक तुरंत सतर्क हो गया। वो यहाँ क्या कर रहा है? बुजुर्ग ली, आरब दोस्त है, दुश्मन नहीं। उसने आयरन हॉक गुप्त क्षेत्र में हमें बचाया था और वह एक अच्छा इंसान है। हमें उससे दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है, शिष्यों ने खुद कहा, जिन्हें गुप्त क्षेत्र में आरब ने बचाया था। उस समय उन्हें ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के प्रतिभाशाली विनोद ने लगभग मार दिया था, लेकिन आरब ने उन्हें बचा लिया। स्वाभाविक रूप से उन्हें ये बहुत अच्छी तरह याद था। आरब के साथ अपने अतीत के बारे में शिष्यों का स्पष्टीकरण सुनकर बुजुर्ग ली के भाव तुरंत नरम पड़ गए। तो ये आरब है मेरे दोस्त, मैं लंबे समय से आपका नाम सुनता आ रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या आपको कुछ समय के लिए हमारे लुओयुन मुख्य नगर आने में दिलचस्पी होगी। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और लौटना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि बुजुर्ग ली बुरा नहीं मानेंगे। आरब ने कहा, मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ? बुजुर्ग ली ने देखा कि आरब लौट रहा है, तो उसने रोकने की जिद नहीं की। आरब ने सिर हिलाया और बिना कुछ और कहे उसने हाथ जोड़े और चला गया। आरब को जाते हुए देख बुजुर्ग ली आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। कितने अफसोस की बात है, आरब आखिरकार उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य से है और उसे अपनी तरफ करने का कोई तरीका नहीं है। उसका चले जाना ही बेहतर है। पूर्वी क्षेत्र के पहले प्रतिभाशाली की उपाधि सही मायनों में उचित है। इतनी कम उम्र में युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर तक पहुंचना, काश तुम आरब जैसे किसी को पकड़ पाते। हमेशा ऐसा ही होता है कि तुलना करना पसंद नहीं आता। तुलना करने पर बुजुर्ग ली ने आह भरी, सिर हिलाया और चला गया। 5 दिन बाद आरब एक बार फिर उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य के ऊपर आसमान में आ पहुंचा। उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में आखिरकार लौट आया। इस पल आरब आसमान में ऊंचा खड़ा था, नीचे की जमीन को बिना किसी रुकावट के निहार रहा था। नजारा अब भी वही था, जैसे उसके दिमाग में उकेरा गया हो। उसकी यादें ताजा और जीवंत थी। 2 साल बाद वह एक बार फिर लौटा था। भला उसे याद कैसे न आता और वह इसके बारे में कैसे न सोचता। बारसान दल आगे होना चाहिए, चलो जाकर देखते हैं। आरब की अंदरूनी शक्ति फैल गई, आगे के नजारे को महसूस किया और उसकी छवि चमकी। वह जहां खड़ा था वहीं से गायब हो गया। पलक झपकते ही वो फिर से बारसान दल के ऊपर प्रकट हुआ। बारसान दल एक पुराना संप्रदाय था जो हकीमी में माहिर था और उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य के 3 अधिपति और 6 दलों में से एक था। आरब को बारसान दल से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन वो उत्सुक था कि सुंदर, जिसके साथ उसका कुछ पुराना रिश्ता था, उसने बारसान दल ज्वाइन किया या नहीं। उस समय उसने सुंदर को सेक्ट लीडर विक्रांत से मिलवाया था। जब विक्रांत को इसके बारे में पता चला तो वो उसे ढूंढने के लिए उत्सुक था, लेकिन आरब को नहीं पता था कि अब सुंदर कैसा कर रहा है। बारसान दल मूल रूप से हकीमी के लिए मशहूर था और सेक्ट में बहुत से शक्तिशाली लोग नहीं थे। सबसे ताकतवर बस निरंकार रैंक के शिखर पर था। आरब की मौजूदा युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर की मार्शल आर्ट साधना के साथ ये स्वाभाविक ही था कि बारसान दल का कोई भी उसे ऊपर से चुपके से देखते हुए नोटिस नहीं कर पाता। उसने फिर से अपनी अंदरूनी शक्ति को फैला दिया
और बारसान दल के भीतर का नजारा उसकी चेतना के सागर में दिखाई दिया। आरब ने ध्यान से देखा और बुदबुदाया, जैसी उम्मीद थी, सुंदर ने बारसान दल ज्वाइन कर लिया है। विक्रांत ने सुंदर की काबिलियत पहचान ली और उसके विकास को बढ़ावा दिया। अभी ऐसा लगता है कि सुंदर का हकीमी स्तर काफी सुधर गया है और वो इतनी छोटी उम्र में एक चौथे दर्जे का हकीम भी बन गया है। बुरा नहीं है, आरब खुश था। बारसान दल के लिए एक चौथे दर्जे का हकीम बनाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। ये देखकर कि अब सुंदर अच्छा कर रहा है, आरब को अब कोई चिंता नहीं रही और वह मुड़कर चला गया। उसका आना किसी को पता नहीं चला और स्वाभाविक रूप से उसका जाना भी किसी को नहीं पता चला। बारसान दल छोड़ने के बाद आरब सीधा खूल दल की ओर बढ़ गया। किसी भी हाल में उसे लौटते ही पहले खूल दल जाना था। हालांकि उसकी वापसी में एक मोड़ आता दिखाई दिया। आरब कितना घटिया है कि उसने इंसानी जाति से गद्दारी की और रक्षक एरे को नष्ट करने के लिए अग्नि तत्व जानवरों का साथ दिया। आरब इंसानी जाति का गद्दार है। भले ही हमारा उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य बहुत दूर है, हम हमेशा से रक्षक एरे की रखवाली करते आए हैं, जो इंसानों के लिए दैत्य जानवरों के खिलाफ सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति है। आरब हमारा पहला प्रतिभाशाली होकर पूरी तरह घृणित है। अलग अलग कपड़े पहने हुए जवानों का एक समूह एक साथ उड़ रहा था और बुदबुदा रहा था। ये सुनकर आरब अचानक रुका, अपनी आंखें सिकोड़ी और बिना बाहर निकले अंधेरे में छिप गया। मैंने इंसान जाति से गद्दारी की। आरब ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसा लगता था कि उसकी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। नहीं तो उसे नहीं लगता था कि वो बिना किसी कारण इंसान जाति से गद्दारी कर बैठेगा। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि आरब की साधना की गति इतनी तेज है और वो इतनी जल्दी आगे बढ़ गया? वो मूल रूप से अराजक जंगल से है, रक्षक एरे के करीब। वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा के संसाधन मुश्किल से ही है और किसी प्रतिभा का उभरना असंभव है। असल में उसे एक साधना का बेकार शख्स होना चाहिए था, लेकिन उसकी साधना की गति हम सबसे तेज है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आरब ने बहुत पहले ही इंसान जाति से गद्दारी कर ली थी और अग्नि तत्व जानवरों का साथ दिया था। अग्नि तत्व जानवरों की मदद से उसकी साधना की गति बहुत तेज हो गई। नहीं तो वो ये सब कैसे हासिल कर पाता? जो तुमने कहा वह सही है। पहले तो आरब को बेकार होना चाहिए था, क्योंकि वो अराजक जंगल से है। ये असंभव है कि उसमें कोई असाधारण प्रतिभा हो। मुझे लगता है उसने पक्का इंसानी जाति से गद्दारी की है। जैसे जैसे वे आपस में चर्चा कर रहे थे, आरब ठंडी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ये काफी दिलचस्प था। वो कुछ समय के लिए उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य छोड़कर गया था और अप्रत्याशित रूप से गद्दार बन गया था। आरब के चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए और वह अचानक उन योद्धाओं के सामने प्रकट हो गया। तुम कौन हो? अपने सामने अचानक किसी को प्रकट होता देखकर योद्धाओं का वो गुट हैरानी से अकड़ गए और उन्होंने थोड़े डरते हुए पूछा। आरब मुस्कुराया, मैं कौन हूं? जरा गौर से देखो। ये कहते हुए आरब ने हवा में झपट्टा मारा और उसका रूप सामान्य हो गया। उसका चेहरा, जो पहले भेष बदला हुआ था, वापस अपने मूल चेहरे में बदल गया। उसका रूप देखकर वो योद्धा जो आरब को गद्दार कह रहे थे, अचानक पीले पड़ गए। तुम आरब हो, भागो। गद्दार आरब लौट आया है। योद्धाओं ने मुड़कर भागना शुरू कर दिया। आरब ने उन्हें पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट साधना से उसने उन सबको उठा लिया। वो योद्धा हैरान दिखे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरब इतना ताकतवर होगा। उनमें आरब के सामने विरोध करने की ताकत भी नहीं थी और ऐसा लगा जैसे उन्हें मुर्गियों की तरह पकड़ लिया गया हो। आरब ने अभी बोला भी नहीं था कि योद्धा दहाड़े, आरब, तुम गद्दार हो। हमें मारना चाहते हो तो मारो, जो चाहे करो। हम तुम जैसे इंसानी गद्दार से नहीं डरते। अब जब तुम्हारी उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य लौटने की हिम्मत हुई है, तो देर इस बेर तुम्हें दूसरी ताकतों का प्रकोप झेलना पड़ेगा। आरब, एक गद्दार होने के नाते तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर आरब का मुंह टेढ़ा हुआ और उसने आकार बदलने वाली तरल अग्नि छोड़ी जिसने योद्धाओं को घेर लिया। पल भर में उनका अहंकार गायब हो गया और हर कोई एक दूसरे से ज्यादा आज्ञाकारी बन गया। बोलो, अब क्यों नहीं बोल रहे? आरब ने कठोरता से चिल्लाकर कहा। उस पल कोई भी योद्धा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आरब ने ताना कसा, मुझे लगा तुम लोगों में काफी हिम्मत है। पता चला तुम सब बुजदिल हो। तुम लोग मारने और लेने की बातों में इतने खूंखार थे, लेकिन जैसे ही मैंने हरकत की, अब कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। तुम जैसे लोग जब दैत्य जानवर आते हैं
तो क्या तुम सबसे तेज भागने वाले नहीं बन जाओगे? आरब, तुम जैसे गद्दार से हमें कुछ नहीं कहना। एक योद्धा ने, ये जानते हुए कि वो बच नहीं सकता, चिल्लाकर कहा, गद्दार, तुम मूर्खों को सच का क्या पता? गद्दार, क्या तुमने मुझे इंसान जाति के साथ गद्दारी करते देखा है? क्या तुमने मुझे अग्निसार प्राणियों से सांठगांठ करते देखा है? आरब ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग बस अफवाहें सुनते हो और जो सुनते हो उसे सच मान लेते हो। अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो मैं कभी भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आज्ञाकारी बनकर मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। हालांकि पहले उनकी बातें कठोर थी, लेकिन जब जान पर बनाई तो कोई मरना नहीं चाहता था। बचने का मौका सुनकर किसी ने तुरंत अपना रवैया बदला और कहा, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। पूछ लो आरब, मैं जो जानता हूं सब कुछ बता दूंगा। जो पहले चिल्ला रहे थे वे डर गए थे और चिल्लाए, आरब, हमसे कुछ भी पूछो, हम सब जानते हैं। आरब ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वो गद्दार है, उससे ईर्ष्या कर रहे थे। अगर किसी और ने गद्दारी की होती, जब मामला शांत हो जाता, तो शायद इन लोगों को परवाह भी न होती। यही लोगों का घटिया स्वभाव है। ये सोचकर आरब ने सीधे कहा, मेरे गद्दार होने का ये सब खबर क्या है? सब कुछ विस्तार से समझाओ। तुम्हें अभी तक इस बारे में पता नहीं है? योद्धाओं ने अपनी आंखें फैला ली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गद्दार हूं? आरब ने ठंडे स्वर में कहा, उसने कुछ नहीं किया था तो उसे ये बातें कैसे पता होती? आरब की ठंडी नजर पड़ने के बाद वो योद्धा अचानक डर गया और जान गया कि उसने गलत कह दिया, और जल्दी से अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। एक और चालाक योद्धा ने जल्दी से कहा, आरब, ये बात तूफानी बिजली दल ने फैलाई थी। तूफानी बिजली दल? मुझे ऐसा ही लगा था। आरब ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये मामला इतना सरल नहीं है, और अब लगता है कि सचमुच तूफानी बिजली दल ही इसके पीछे था। जाहिर है ये तूफानी बिजली दल ही था जिसने उसे फंसाया, या ज्यादा सटीक कहे तो सैफान ने उसे फंसाया था। सैफान ने पहले भी हाजन को फंसाया था, और एक बार फिर किसी और को फंसाना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन जिस बात ने उसे उलझन में डाला वो ये था कि उसने साफ तौर पर कनिका को बता दिया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आरब हैरान था और उसने पूछा, तूफानी बिजली दल ने क्या कहा? तूफानी बिजली दल ने कहा कि उन्होंने तुम्हें रक्षक एरे पर अग्नि तत्व जानवरों के साथ लेन देन करते देखा और कुछ साजिश रची थी। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा रक्षक एरे पर और अग्नि तत्व जानवरों की ऊर्जा भी पकड़ ली, इंसान और भौतिक सबूत दोनों के साथ। सबको ये सच लगा। इसके अलावा चूंकि तूफानी बिजली दल रक्षक एरे का प्रभारी था, लोगों ने इसे सच मान लिया। कुछ योद्धाओं ने समझाया और फिर आरब के गलत न समझने के डर से उन्होंने जल्दी से कहा, बेशक आरब, हम सब तुम पर विश्वास करते हैं, तुम्हें हम पर भरोसा करना चाहिए। आरब ने कुछ नहीं कहा, बल्कि इसके बारे में सोचने लगा। सैफान, तुम सच में एक गद्दार हो। आरब ने दांत पीस लिए। इससे पहले कि वह सैफान से हिसाब चुकाता, सैफान ने उसे पहले ही डस लिया। उसे लगभग सोचने की जरूरत नहीं थी कि तूफानी बिजली दल ने पहले ही स्थिति पर काबू पा लिया है। जारी रखो, आरब ने चिल्लाकर कहा। फिर तूफानी बिजली दल ने कहा कि तुम सजा के डर से भाग गए वगैरह वगैरह, योद्धाओं ने कहा। आरब ने अपनी आंखें फैलाई। जब तूफानी बिजली दल ने ऐसा कहा तो क्या खूल दल और बाइसन नगर ने कुछ नहीं किया? नहीं, खूल दल और बाइसन नगर को इस बारे में कुछ पता नहीं चला और उन्होंने खबर फैलने दी। जैसे जैसे समय बीता सबको लगने लगा कि तुम गद्दार हो, योद्धाओं ने कहा। इसके अलावा तूफानी बिजली दल खबर को दूर दूर तक फैलाने की योजना बना रहा है, ताकि दूसरे प्रांतों में भी तुम्हें पकड़ने का इनाम घोषित किया जाए। आरब को अब बुनियादी तौर पर कुछ हालात समझ आ गए। तूफानी बिजली दल कितना परिपूर्ण है। बाइसन नगर का कुछ न कहना ठीक है, लेकिन मेरा अपना खूल दल भी एक शब्द नहीं बोलता। ये क्या हो रहा है? क्या वे तूफानी बिजली दल को बस यूं ही कहने दे सकते हैं कि मैं, आरब, गद्दार हूं? ये स्वतंत्र साधक तो मर्जी से फैसला कर सकते हैं, लेकिन वे इतने अतार्किक नहीं हो सकते। आरब और ज्यादा उलझन में पड़ता गया। इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता। सोचते सोचते आरब जान गया कि रहस्य सुलझाने का एकमात्र तरीका है वापस जाकर खुद देखना। ये सोचकर उसने अपनी नजर उन कुछ लोगों पर डाली। हमारी जान बख्श दो आरब, कृपया हमें माफ कर दो, ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। आरब ने अपनी आस्तीन हिलाई और आत्मा साधक रैंक के साधकों को बेहोश कर दिया। फिर आरब चमका और जल्दी से अपनी मंजिल
खूल दल की ओर रवाना हो गया। आरब अपने दल से बेहद परिचित था। लौटते समय वो रास्ते का अनुसरण करता रहा। अपनी मौजूदा गति से उसे खूल दल के हवाई क्षेत्र तक पहुंचने में बस 2 घंटे लगे। सावधान रहना हमेशा फायदेमंद रहता है। पहले देखते हैं कि क्या चल रहा है, आरब ने सोचा और खूल दल के ऊपर आसमान में पहुंच गया, बिना अपनी मौजूदगी जाहिर किए या किसी के स्वागत के। समय बदल चुका था और उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में सब कुछ बेहद अजीब लग रहा था। उसे सतर्क रहना चाहिए। उसने अपना ऊर्जा छुपाई, अपनी सांस छुपाई और अंधेरे में छिपकर सब कुछ देखा। इस निरीक्षण के साथ आरब की आंखों में एक ठंडक उभर आई। पता चला कुछ गड़बड़ है। सेक्ट लीडर गायब है और कई सर्वोच्च बुजुर्ग भी गायब है। उसका परिचित खूल दल पूरी तरह बदल चुका था। मौजूदा खूल दल बस एक खाली खोल है। ऊपरी पदाधिकारी गायब है। बस कुछ शिष्य ज़ोंबी की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। बुजुर्ग लूना, मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। मेरी दिव्य आत्मा सब कुछ नहीं देख सकती। तुम अपनी दिव्य आत्मा से करीब से देखो। हाँ युवा मास्टर, कोई समस्या नहीं, लूना ने जवाब दिया। लूना की युद्ध सम्राट रैंक की दिव्य आत्मा शक्ति से उसके नतीजे बेशक अच्छे होते। आरब नहीं देख सकता था, लेकिन वो देख सकती थी। इस तरह लूना ने जल्दी से अपनी अंदरूनी शक्ति चारों तरफ फैला दी। पूरे खूल दल क्षेत्र को कवर कर लिया। हर कोने के सूक्ष्म निशान उसकी जांच से बच नहीं सकते थे। लूना ने जल्दी ही कुछ गड़बड़ भाप ली। यहाँ एक और चेतना जाल है जो दिव्य आत्मा को रोक रहा है। आपके लिए इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। मुझे इसमें घुसने की कोशिश करने दो। जल्दी देखो अंदर क्या है, आरब ने पूछा। लूना ने जल्दी से अपनी दिव्य आत्मा को उसमें डाल दिया। जैसे ही उसकी दिव्य आत्मा घुसी, लूना चौंक गई। युवा मास्टर, सेक्ट लीडर और वे सर्वोच्च बुजुर्ग सब यहाँ बंद हैं। उनके शरीर को नियंत्रित कर लिया गया है और वे हिल नहीं सकते, जैसे उन्हें कैद कर लिया गया हो। क्या? आरब चौंका। सेक्ट लीडर और कई सर्वोच्च बुजुर्ग जो युद्ध समर्थ रैंक के शीर्ष योद्धा थे, वे सब कैद हो गए। ये किसने किया? लूना कुछ कहने ही वाली थी कि उसने अचानक चिल्लाकर कहा, युवा मास्टर, सावधान। इस चेतना जाल में एक और जाल है जो दिव्य आत्मा को रोक रहा है। अगर दिव्य आत्मा घुस गई तो इसका पता चल जाएगा। आपको पहचान लिया गया है। पहचान लिया गया? आरब ने दांत पीस लिए। कौन है वहां? अचानक एक चौंका देने वाली दहाड़ गूंजी। दहाड़ के साथ आग की लपटों की एक बड़ी लहर जली और एक विशाल आकृति अचानक प्रकट हुई। ये एक ताकतवर और बड़ा अग्नि तत्व जानवर था। उस अग्नि आत्मा प्राणी को देखकर आरब को आखिरकार सब कुछ समझ आ गया। पता चला, मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। आरब ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये अग्नि तत्व जानवरों से जुड़ा है। नहीं तो तूफानी बिजली दल की क्षमताओं से खूल दल और बाइसन नगर दोनों को चुप कराना नामुमकिन था। केवल अग्नि तत्व जानवर ही ये सब कर सकता था। उसे पल भर में सब कुछ समझ आ गया। खूल दल के उच्च स्तरीय लोगों के पकड़े जाने के साथ स्वाभाविक रूप से उसके गद्दार होने के बारे में उसके लिए कोई नहीं बोलता। अग्नि तत्व जानवर ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या वे डर रहे थे कि वो अग्नि तत्व जानवर की साजिश का खुलासा कर देगा और उसे गद्दार घोषित करके पहला वार करना चाहते थे? उस समय उसके बोलने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गद्दार के रूप में उसकी बदनामी पहले ही साफ हो चुकी होती। कोई भी उसकी तरफ से दलील नहीं दे सकता था, भले ही वो अपने लिए दलील देने की कोशिश करता। सबको बस उसका बचाव कमजोर और शक्तिहीन लगता। अब जब फूल दल के उच्च स्तरीय लोग अग्नि तत्व जानवर द्वारा नियंत्रित थे, तो बाइसन नगर की स्थिति भी शायद ऐसी ही थी। ये सोचकर आरब ने अपनी नजर उस विशाल अग्नि तत्व जानवर पर डाली। ये अग्नि तत्व जानवर अपनी खूंखार आंखों से सीधे आरब को घूर रहा था। आरब को देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। आरब, तुम हो आरब। आरब, हम तुम्हें लंबे समय से ढूंढ रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब खुद हमारे पास चले आओगे। युवा मास्टर, इस अग्नि तत्व जानवर की मार्शल आर्ट साधना युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर की है। लूना ने याद दिलाया। आपकी मौजूदा ताकत से आप ऐसे विरोधी से नहीं जीत सकते। आरब ने सिर हिलाया। वो अपनी वर्तमान स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था। हालांकि वो युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर पहुंच गया था, फिर भी वो युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर के अग्नि तत्व जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता था। और साफ तौर पर यह जगह अग्नि तत्व जानवर का इलाका था। लेकिन आरब फिर भी शांत और संयमित रहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? आरब, मौत करीब आने पर भी जिद पर अड़े हो। अब पूरा उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य हमारी दुनिया है।
तुम्हारे पास बचने का कोई ठिकाना नहीं है। अपनी जान आज्ञाकारी ढंग से सौंप दो। हमारे अग्नि तत्व जानवर की साजिश 1 या 2 दिन से नहीं चल रही। अग्नि तत्व जानवर झेंगा जोर से हंसा। उसकी बात खत्म होते ही अग्नि तत्व जानवर ने हाथ हिलाया और आसमान से आकार बदलने वाली तरल अग्नि की बारिश सीधे आरब पर टूट पड़ी। ये देखकर आरब भले ही गुस्से में था, लेकिन उसके पास मुड़कर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आरब साफ समझ गया कि चाहे वो कितना भी गुस्सा हो या अनिच्छुक महसूस करे, उसे अभी जाना ही होगा। बचना चाहते हो, इसे पकड़ लो। जैसे ही अग्नि तत्व जानवर ने दहाड़ा, अचानक हर तरफ से युद्ध समर्थ रैंक के अग्नि तत्व जानवर प्रकट हो गए। कितने और हैं? आरब ने इधर उधर नजर दौड़ाई और 1 दर्जन से ज्यादा युद्ध समर्थ रैंक के अग्नि तत्व जानवर पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके खूल दल के उच्च स्तरीय लोगों को कैद कर लिया गया। यह बेवजह नहीं था। हालांकि इन 1 दर्जन से ज्यादा युद्ध समर्थ रैंक के अग्नि तत्व जानवर वो सब युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर की नहीं थी, बल्कि पहली या दूसरी परत की थी। अब हर तरफ से घिरे होने पर साफ था कि वे उसे बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है? ये देखकर कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, आरब ने सीधे अपनी सच्ची ऊर्जा बिखेर दी। युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर उस युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर के अग्निसार प्राणी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अच्छा बच्चा, सचमुच एक प्रतिभाशाली। इतनी कम उम्र में इस स्तर पर पहुंचना। अगर मैंने इस बच्चे को बड़ा होने दिया तो मुसीबत हो जाएगी। मेरे लिए इसे मारो। आज इसे बचने का कोई रास्ता मत दो, इसे कोई मौका मत दो। अग्नि तत्व जानवर ने एक के बाद एक अपनी लपटें छोड़ दी। मरो। आरब ने घेरेबंदी का सामना करते हुए बेहद शांति से सबसे कमजोर दिशा चुनी और आगे बढ़ गया। इसके अलावा उसने इस बार अपने हमलों में कोई कमी नहीं रखी। सब तरल अग्नि। ये अग्नि तत्व जानवर सचमुच आग इस्तेमाल करने में माहिर है। युद्ध समर्थ रैंक तक पहुंचते ही ये सब तरल अग्नि का प्रयोग करते हैं। ऐसे में इसका स्वाद चखो। आरब ने हाथ हिलाया और स्टार फायर की परतें बाहर निकल आई। स्टार फायर ने चारों ओर रोशनी कर दी और आपस में मिल गई रास्ते भर की आकार बदलने वाली तरल अग्नि को पूरी तरह मिटा दिया। आरब ने अब स्टार फायर को नहीं छिपाया, क्योंकि अग्नि तत्व जानवर को पता था कि उसके पास है, इसलिए इसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। अब जब स्टार फायर निकाली गई, आरब की आग ने बढ़त ले ली और उसने उस अग्नि तत्व जानवर को अपने हाथ की पकड़ में ले लिया। एक दिव्य बिजली अचानक आसमान से गिरी। जैसे ही दिव्य बिजली बिना चेतावनी और बिना किसी निशान के गिरी, इसने सीधे आरब के सामने युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर के एक अग्नि तत्व जानवर को मार दिया। नए दिव्य बिजली मूल को शुद्ध करने के बाद से आरब अब सच्ची ऊर्जा के थोड़े से संचय से तुरंत एक ही गड़गड़ाहट छोड़ सकता था, न कि पहले की तरह 5 गड़गड़ाहट। एक गड़गड़ाहट गिरी और स्टार फायर के साथ मिलकर इसने सीधे उस अग्नि तत्व जानवर को बेहोश कर दिया। अग्नि तत्व जानवर ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आरब तुरंत चमका, अग्नि तत्व जानवर के शरीर को पकड़ा, घेरे को तोड़ा और दूर की ओर बढ़ गया। उस अग्नि तत्व जानवर ने, जिसने मूल रूप से सोचा कि जीत उसकी मुट्ठी में है, अचानक सदमे में था। उसने शुरू में आरब को छुपकर एक जानलेवा झटका देने की योजना बनाई थी। हालांकि जब तक वो होश में आया, आरब ने पहले ही एक अग्नि तत्व जानवर को पकड़ लिया था और बच निकला था। तुम सब बेकार, बेकार। अग्नि तत्व जानवर दहाड़ा और फिर सीधे आरब के पीछे लग गया। उसकी गति तेज थी और वो युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर का अग्नि तत्व जानवर होने के लायक था। लेकिन इस पल आरब ने एक अग्नि तत्व जानवर को पकड़ने के बाद सीधे इस्तेमाल किया बिजली गति तकनीक 4ठा स्तर। यह भी वह जादुई असर था जो उसने एक नए दिव्य बिजली मूल को शुद्ध करने के बाद पाया। उसकी बिजली गति तकनीक अब 4थे स्तर पर पहुंच गई थी। एक बार जब 4थे स्तर की बिजली गति तकनीक का इस्तेमाल किया तो गति इतनी तेज थी कि खुद आरब भी सोच नहीं सकता था। उसे बस इतना पता था कि उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। लेकिन पल भर में वो अग्नि तत्व जानवर की नजरों से बच निकला और कोई निशान नहीं छोड़ा। अग्नि तत्व जानवर का एक समूह वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह अवाक। ये आगे बढ़ने वाला युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर का अग्नि तत्व जानवर इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फटने को आ रहे थे। उसने अग्नि तत्व जानवर का इतना बड़ा समूह यहाँ पहरा देने के लिए लगाया था। आखिरकार आरब के खुद जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था और उसे सफलतापूर्वक घेर भी लिया। लेकिन आखिर में आरब ने न केवल घेरा तोड़ा बल्कि एक अग्नि तत्व जानवर को भी पकड़ लिया। ये तो उनकी बेइज्जती थी, उनके लिए एक बड़ी बेइज्जती।
कप्तान, अब हमें क्या करना चाहिए? नीचे खड़े अग्नि अग्नि तत्व जानवर ने पूछा। आगे बढ़ने वाला अग्नि तत्व जानवर जोर से दहाड़ा। उसे ढूंढो, खबर फैलाओ कि गद्दार आरब लौट आया है। पूरे साम्राज्य में बड़े पैमाने पर तलाश शुरू करो। जो भी आरब को ढूंढेगा वो इंसानों में नायक बनेगा। उन सबको मेरे लिए आरब ढूंढने में लगा दो। साथ ही उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य छोड़ने के सभी जरूरी रास्ते बंद कर दो, ताकि आरब के पास बचने का कोई मौका न बचे। आरब ने बिजली गति तकनीक का पूरे रास्ते चौथे स्तर तक इस्तेमाल किया। आखिरकार अग्नि तत्व जानवर से बच निकला और सुरक्षित बाहर आ गया। हालांकि वो बच निकला, उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी, बस अपनी यात्रा जारी रखने लायक बची थी। आरब ने फिलहाल एक पहाड़ी श्रृंखला पर रुकने का फैसला किया, फिर अपनी दिव्य आत्मा छोड़ी ताकि यकीन हो जाए कि आसपास कोई है या नहीं, और फिर पकड़े गए अग्नि तत्व जानवर पर ध्यान केंद्रित किया। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? लूना ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं वरिष्ठ लूना, इस अग्नि तत्व जानवर की आत्मा की जांच करने में मेरी मदद करो, आरब ने निर्देश दिया। बुरी तरह घायल होने के कारण अग्नि तत्व जानवर अब भाग नहीं सकता था। लूना ने जल्दी से आज्ञा का पालन किया, तेजी से अपनी युद्ध सम्राट रैंक की दिव्य आत्मा अग्नि तत्व जानवर में डाली और पूरी तरह से खोज शुरू कर दी। इस जांच के साथ लूना ने अग्नि तत्व जानवर की यादों को जल्दी से समझ लिया। जैसे ही खोज खत्म होने वाली थी, अग्नि तत्व जानवर अचानक जाग गया और फौरन बाद उसकी खोपड़ी फट गई और उसका शरीर राख में बदल गया। फिर से याददाश्त खोजने के दौरान मैंने इस अग्नि तत्व जानवर की याद छू ली, आरब ने आह भरी। उसने इस स्थिति का सामना एक से ज्यादा बार किया था। ये अग्नि तत्व जानवर अक्सर अपने दिमाग में प्रतिबंध छोड़ते थे ताकि दूसरों को कोई जानकारी खोजने से रोका जा सके। अगर किसी ने उनकी यादों को खोजा और इन प्रतिबंधों को छू लिया तो अग्नि तत्व जानवर तुरंत फट जाते, और अगर सावधान न रहा जाए तो प्रतिबंध से वे भी प्रभावित हो जाते। वरिष्ठ लूना, क्या तुम्हें कोई जरूरी जानकारी मिली? आरब ने पूछा। लूना, जो प्रतिबंध से लगभग प्रभावित हो गई थी, उसने डरते हुए समझाया। मैं तैयार थी और मैंने जानबूझकर अग्नि तत्व जानवर के दिमाग में प्रतिबंधों से परहेज किया। मुझे काफी यादें मिल गई। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पूरा उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य अब अग्निसार प्राणियों के कब्जे में है? आरब ने पूछा। ज्यादातर उच्च स्तरीय ताकतों को नियंत्रित कर लिया गया है, बाकी का बहुत महत्व नहीं है। उनमें सिर्फ कुछ कमजोर ताकतें और अनजान कमजोर योद्धा शामिल हैं। अग्नि तत्व जानवर के लिए उन्हें अपनी मर्जी से नियंत्रित करना कोई समस्या नहीं है, लूना ने विस्तार से समझाया। यहाँ तक कि बाइसन नगर भी ऐसा ही है। बाइसन नगर को नियंत्रित करना सबसे मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य से दल के कुछ ताकतवर बुजुर्ग ब्लैक ड्रैगन सेक्ट में चली गई, जिसने अग्नि तत्व जानवर को शहर में घुसने का मौका दिया। तो जैसे ही बाइसन नगर के लोग लौटे, वे तुरंत फंस गए। तो ये इस तरह हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि फूल दल और बाइसन नगर मेरे बचाव में नहीं आए और तूफानी बिजली दल को ये खबर फैलाने दी कि मैं गद्दार हूँ। पता चला कि अग्नि तत्व जानवर ने पूरे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने ये कैसे किया? आरब ने महसूस किया कि उसने अग्नि तत्व जानवर को कम आंका था। हालांकि इसका कोई कारण नहीं था। अग्नि तत्व जानवर का मुख्य अड्डा पूर्वी 36 साम्राज्यों में नहीं था। रक्षक चेतना जाल के करीब उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य आने के लिए उन्हें पहले पूर्वी क्षेत्र के 36 साम्राज्यों में दाखिल होना पड़ता, फिर छिपकर पहाड़ और पानी पार करना पड़ता। विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने के बाद ही वे सफलतापूर्वक उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य पहुंच पाते। इसलिए हर कोई चिंतित नहीं था कि अग्नि तत्व जानवर ऐसी हरकतें करेंगे, क्योंकि वे रक्षक चेतना जाल से बहुत दूर थे। युद्ध समर्थ रैंक और उससे ऊपर के अग्नि तत्व जानवर उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य आना चाहते थे। शायद रास्ते में 1000 बार उनका पता चल जाता, और जो युद्ध सम्राट रैंक में थे उनका आना तो और भी असंभव था। हालांकि ये असंभव मामला अब हकीकत बन चुका था। अग्नि तत्व जानवर ने यह कैसे किया? लूना ने ध्यान से समझाया। युवा मास्टर, असल में ये सब उस दावत के कारण हुआ जो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने रखी थी और हरिपुर सिटी में हुई नीलामी के कारण। इन दो घटनाओं ने सभी बड़ी ताकतों और ज्यादातर छोटी ताकतों के शक्तिशाली लोगों को खींच लिया। अग्नि तत्व जानवरों ने इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में घुसपैठ कर ली। सबका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। कौन उन पर ध्यान देता? अच्छा, अब समझ आया। अगर ऐसा है तो सब कुछ समझाया जा सकता है, आरब ने गंभीरता से कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे युद्ध समर्थ रैंक के अग्नि तत्व जानवर आसानी से उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य पहुंच गए।
ब्लैक ड्रैगन सेक्ट। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने सीधे अग्नि तत्व जानवरों को आसानी से उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में दाखिल कर दिया था। इतने सारे युद्ध समर्थ रैंक के अग्निसार प्राणियों के साथ कौन जानता था कि कैसी तबाही मच सकती थी। तो क्या यहाँ कोई युद्ध सम्राट रैंक का अग्नि तत्व जानवर मौजूद है? आरब ने पूछा। लूना ने जवाब दिया, नहीं है। अग्नि तत्व जानवर कबीला यहाँ युद्ध सम्राट रैंक के योद्धाओं को भेजने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे आसानी से पकड़े जाते। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा नहीं है, इसे सुलझाने की अब भी संभावना है। आरब ने राहत की सांस ली, क्योंकि हालात अभी सबसे बुरी स्थिति तक नहीं पहुंचे थे। अगर युद्ध सम्राट रैंक के अग्नि तत्व जानवर आ गए होते तो वो और भी ज्यादा चिंतित होता। युवा मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? लूना ने उत्सुकता से पूछा। आरब ने हाथ बढ़ाया और उसकी स्टार फायर तकनीक ने अग्निसार प्राणी को ढक लिया और उसके शरीर को पूरी तरह भस्म कर दिया। फौरन बाद आरब ने खुद से बुदबुदाया, उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो पकड़ा जा सकता हूँ। अग्नि तत्व जानवर ने बिना किसी विवाद के पहल कर ली है और अब उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में सबको लगता है कि मैं गद्दार हूँ। क्या हमें उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य छोड़कर रणनीति बनानी चाहिए? लूना ने पूछा। ये बेकार है। अग्नि तत्व जानवर मूर्ख नहीं है। वे मुझे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य छोड़ने और संभवतः उनके कामों का खुलासा करने क्यों देंगे? अगर मैं सच में बाहर गया और लोगों को वापस लाया तो क्या अग्नि तत्व जानवर का पर्दाफाश नहीं हो जाएगा? उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य के निकास की रखवाली करने वाली जगह सबसे ज्यादा पहरेदार होंगी, इसलिए जाने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। आरब ने सिर हिलाया और आह भरी। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में रहते हैं और कुछ सुराग जाहिर होते हैं तो वे अनजान योद्धा हमारा पता लगा लेंगे। उन्हें तो पता भी नहीं कि अग्नि तत्व जानवर पर्दे के पीछे सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। आप एक एक करके उन्हें मार नहीं सकते। एक दूसरे को मरवाना शायद अग्नि तत्व जानवर सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, लूना ने कहा। आरब ने सिर हिलाया और कहा, इसलिए हमें तियांडू सम्राट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेरे जैसे कनिष्ठ के लिए इतनी अच्छी जगह छोड़ी। क्या आपका मतलब तियांडू दिव्य कंट्री जाने से है? लूना ने उत्साहित होकर पूछा, क्योंकि वो भूल गई थी कि ये जगह बेशक एक बेहतरीन छुपने की जगह थी। अब सबसे सही जगह तियांडू दिव्य कंट्री है। बिना दूसरा शब्द कहे आरब तियांडू दिव्य कंट्री की दिशा में चल पड़ा। हालांकि तियांडू दिव्य कंट्री अब सभी के लिए बंद था, लेकिन आरब के लिए ये पूरी तरह खुला था। तियांडू दिव्य कंट्री को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के साथ जैसे ही वो उस प्रवेश द्वार पर पहुंचता जहां प्रतिबंध लगाए गए थे, वो प्रतिबंधों को नियंत्रित कर सकता था और तियांडू दिव्य कंट्री में प्रवेश कर सकता था। अब जब पूरा उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य अग्नि तत्व जानवरों के कब्जे में था, उसके पास हालात पलटने का एकमात्र मौका तियांडू दिव्य कंट्री में ही था। टेलीपोर्टेशन आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने और इस तरह सीधे जाने में फर्क था। अगर वह टेलीपोर्टेशन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता तो अस्थायी टेलीपोर्टेशन एरे दो तरफा होता। मतलब वो उस एरे के जरिए तियांडू डिवाइन कंट्री में तो दाखिल हो जाता, लेकिन उसके बाहर आने से पहले तक वह एरे गायब नहीं होता और दूसरे लोग भी उसके रास्ते तियांडू डिवाइन कंट्री में आ सकते थे। नतीजा ये होता कि तियांडू डिवाइन कंट्री का राज खुल जाता। अब वो उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में था, ठीक उसी जगह जहां तियांडू डिवाइन कंट्री का प्रतिबंधित क्षेत्र शुरू होता था। ऐसे में वो इतनी बेवकूफी भरा काम क्यों करता? वो सीधे उस जगह गया जहां 1000 साल पुराना खजाना पहली बार खुला था, जो कि तियांडू डिवाइन कंट्री का प्रवेश द्वार ही था। आरब को पूरी रफ्तार से वहां पहुंचने में आधा घंटा लगा। आधे घंटे बाद आरब प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। अगले ही पल आरब ने सीधे प्रतिबंध को नियंत्रित किया। उसकी आकृति चमकी और वह तियांडू डिवाइन कंट्री में दाखिल हो गया। काफी समय हो गया तियांडू डिवाइन कंट्री में आए हुए। यहाँ आकर भी वही पुराना सा अपनापन लग रहा है, आरब ने कहा। युवा मास्टर, ये जगह सुरक्षित है, लूना ने कहा। आरब ने सिर हिलाया। हालांकि तियांडू डिवाइन कंट्री पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अपनी मौजूदा मुश्किलों के लिए ये एक सुरक्षित जगह जरूर थी। युद्ध समर्थ रैंक के चंद अग्नि तत्व जानवर तियांडू डिवाइन कंट्री का पता नहीं लगा सकते थे। काल दैत्य पंछी को बाहर निकालो, आरब ने कहा। जी युवा मास्टर। लूना ने आरब की बात मानी और काल दैत्य पंछी को बाहर निकाला। ये काल दैत्य पंछी एक ताकतवर दैत्य जानवर था जिसे आरब ने बीस्ट सर्वेंट पैलेस में अपने वश में किया था। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट जाने के बाद से आरब ने इस काल दैत्य पंछी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इसके आकार की वजह से ये बहुत जल्दी लोगों की नजर में आ जाता था। लेकिन अब
ये काम आने वाला था। युवा मास्टर काल दैत्य पंछी जब प्रकट हुआ तो उसने आदर से बात की। उसने आरब के रवैये के लिए काफी सम्मान दिखाया। उसने आयामी पेंडेंट में सब कुछ देखा था और आरब की राक्षसी ताकत और प्रतिभा को साफ समझ चुका था। वह जानता था कि आरब का अनुसरण करना उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि आरब एक शक्तिशाली योद्धा था। काल दैत्य पंछी को देखकर आरब ने सिर हिलाया। काल दैत्य पंछी, बाद में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। युवा मास्टर काल दैत्य पंछी आपकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। काल दैत्य पंछी बहुत समझदार था और गुलामी सील होने के कारण वो आरब का विरोध नहीं कर सकता था। आरब ने और कुछ नहीं कहा और प्रतिबंध को नियंत्रित करते हुए उसकी आकृति चमकी और वो बादल के पास जा पहुंचा। युवा मास्टर बादल ने आरब को देखकर झुककर प्रणाम किया। बुजुर्ग बादल, आरब ने सिर हिलाया। बादल को हैरानी हुई। युवा मास्टर, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? आरब ने बादल से कुछ भी नहीं छिपाया और उसे अग्नि तत्व जानवरों द्वारा फंसाए जाने की पूरी कहानी बता दी। ये सुनकर बादल अवाक रह गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, ये घटिया अग्नि तत्व जानवर, जब दैत्य जानवर कबीला हार गया था और रक्षक चेतना जाल स्थापित किया गया था, तब तियांडु सम्राट ने कहा था कि ये अग्नि तत्व जानवर निश्चित रूप से एक छिपा हुआ खतरा है। इन्हें इस दुनिया में छोड़ने से कभी भला नहीं होगा। और ये सच निकला। इनकी नीयत कभी अच्छी नहीं रही। जैसा कहते हैं ना, अलग अलग संप्रदाय वाले स्वाभाविक दुश्मन होते हैं। बिल्कुल सही। ये अग्नि तत्व जानवर रक्षक चेतना जाल के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे हैं, अपने मकसद को पाने की योजनाएं बना रहे हैं। आरब ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, युवा मास्टर, क्या आपने अब कोई अच्छी रणनीति सोची है? बादल ने पूछा। आरब ने धीरे से कहा, तियांडु वरिष्ठ, आपने कितने गुलामी प्रतिबंध बनाए हैं? जब से युवा मास्टर ने इस बूढ़े नौकर को इस पशु सेवक महल के असली मकसद के बारे में बताया, मैंने अपना पूरा ध्यान इन गुलामी प्रतिबंधों को बनाने में लगा दिया है। अब मेरे हाथ में सैकड़ों हैं। अगर युवा मास्टर को जरूरत है तो मैं कभी भी आपको दे सकता हूँ। वैसे युवा मास्टर, इन गुलामी प्रतिबंधों का जिक्र सुनकर क्या आप? बादल को अचानक एहसास हुआ। आरब जानता था कि बुजुर्ग बादल ने उसके विचार भांप लिए हैं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा बुजुर्ग बादल ने सोचा, कनिष्ठ इस समय उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में अग्नि तत्व जानवरों द्वारा दबाया जा रहा है। संख्या में कम होने के कारण मेरे पास उनके खिलाफ बहस करने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार सब कुछ ताकत पर ही निर्भर करता है। बिना ताकत के सब बेकार की बात है। मैं जो करना चाहता हूँ वह है गुलामी अनुबंध का इस्तेमाल करके इन दैत्य जानवरों को अपना गुलाम बनाना और फिर अपनी ताकत का विस्तार करना। इस तरह अग्नि तत्व जानवरों से लड़ते समय मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। युवा मास्टर, ये तरीका तो कमाल का है। बादल ने खुशी से ताली बजाई। हमारे पशु सेवक महल में सबसे ज्यादा कमी दैत्य जानवरों की ही है। हालांकि इन दैत्य जानवरों को मनाना आसान काम नहीं है। युवा मास्टर, आपको सावधान रहना होगा। अभी मैं दैत्य जानवरों को गुलाम बनाने के नियमों से खास वाकिफ नहीं हूँ। तो चलिए कुछ कमजोर जानवरों से शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह सबसे चालाक दैत्य जानवर कबीलों में से कुछ ढूंढो। युद्ध समर्थ रैंक का पहला स्तर भी चलेगा। आरब ने कहा। कोई समस्या नहीं युवा मास्टर, बादल ने हाथ हिलाया और आरब उसके साथ पशु सेवक महल में आ गया। फिर जब बादल ने बहुत ही हल्के से प्रतिबंध को नियंत्रित किया तो आरब एक जेल में आ गया जहां दैत्य जानवरों को रखा जाता था। ये दैत्य जानवरों की जेल पूरी तरह प्रतिबंध से बनी थी और एक आभासी दुनिया थी। कैद किया गया दैत्य जानवर काला फर वाला एक बंदर था। आरब ने इसे पहचान लिया। ये काला सुनहरा बंदर था जो बहुत चालाक दैत्य जानवर कबीला था। उसे इसी तरह का दैत्य जानवर चाहिए था। इंसान। काला सुनहरा बंदर आरब को देखते ही चीखा। काले सुनहरे बंदर, आरब ने धीरे से कहा। काला सुनहरा बंदर सचमुच एक चालाक प्रजाति था। जब उसने आरब, एक इंसान को देखा तो वह मरने मारने पर नहीं उतर आया, बल्कि उसने कहा, इंसान, काफी समय हो गया किसी इंसान की आभा देखे हुए है। तियांडु सम्राट ने हमें तब पकड़ा था, ये सोचकर कि हम उसके प्रतिभाशाली लोगों के लिए अभ्यास के साथी बनेंगे, लेकिन उसने मेरे काले सुनहरे बंदर को कम आंका। बस युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर का एक विरोधी सोचता है कि मेरा मुकाबला कर सकता है। मुकाबला? काले सुनहरे बंदर, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? आरब ने पूछा। है, कैसा लगेगा बच्चे? तुम्हें लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? काला सुनहरा बंदर खूंखार अंदाज में हंसा।
आरब को काले सुनहरे बंदर को अपनी ताकत दिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि ताकत से बड़ी कोई चीज नहीं है। उसने धीरे से अपनी कलाइयां रगड़ी। ठीक है, तुम पहल कर सकते हो। काला सुनहरा बंदर पहले आरब को कुछ और चिढ़ाना चाहता था, लेकिन जब उसने आरब को ऐसा कहते सुना तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। इंसान, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। उसकी बात खत्म होते ही काले सुनहरे बंदर ने पलक झपकते ही हमला कर दिया। उस पल 3 मीटर लंबे काले सुनहरे बंदर ने कुचल देने वाला एक जबरदस्त कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आरब ने बस अपने मुंह का कोना उठाया। हमले के सामने शांत और स्थिर बना रहा, पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने बस एक हाथ हिलाया और पल भर में आपस में गुंथी हुई बिजली चटचटाने लगी, और तुरंत बाद आकार बदलने वाली तरल अग्नि की परतें हर तरफ से इकट्ठा हो गई। आरब 1 दर्जन से ज्यादा अग्नि तत्व जानवरों के बीच से युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर के अग्नि तत्व जानवर को आसानी से हरा सकता था। काला सुनहरा बंदर और अग्नि तत्व जानवर एक ही रैंक में होते हुए भी एक ही स्तर के नहीं थे। इस काले सुनहरे बंदर को हराना तो और भी आसान था। आरब के मन में ये विचार घमंड से नहीं आए थे, बल्कि इसलिए कि उसकी रूपांतरित तरल अग्नि और थंडरबोल्ट स्ट्राइक एक साथ चली थी और तुरंत अपनी ताकत दिखा दी। काला सुनहरा बंदर बस एक काला धुआं उगल सका, जिसमें कुछ संक्षारक क्षमता लग रही थी। दुर्भाग्य से रूपांतरित तरल अग्नि और थंडरबोल्ट स्ट्राइक के सामने वह धुआं पूरी तरह बेकार साबित हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ आरब को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी और काला सुनहरा बंदर उसकी रूपांतरित तरल अग्नि और थंडरबोल्ट स्ट्राइक की चपेट में आकर जमीन पर जा गिरा। आरब ने हाथ हिलाया और भारी मात्रा में बिजली की शक्ति से काले सुनहरे बंदर को जकड़ लिया, जिससे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इंसान, तुम। काला सुनहरा बंदर खून उगलता हुआ बोला। उसका फर अपने अनोखे काले खून से सना हुआ था। उसे अपनी आंखों के सामने हो रही इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि वो युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर के एक योद्धा से हार जाएगा, और वह भी इतनी आसानी से और बिना किसी मेहनत के। आरब के सामने काला सुनहरा बंदर पूरी तरह बेबस दिखा। आरब ने धीरे से कहा, काले सुनहरे बंदर, मैं तुम पर शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, मौत या समर्पण। एक चुन लो। काला सुनहरा बंदर सचमुच चालाक था। एक पल सोचने के बाद उसने फौरन जवाब दिया, मैं समर्पण करने को तैयार हूं। समर्पण ठीक है, लेकिन मुझे पहले एक बात साफ करनी है। आरब के मुंह पर मुस्कान आ गई। अपने दिल में कोई चाल मत चलना। जब मैं तुम्हें अपने वश में करूंगा तो तुम्हारे दिमाग में एक गुलामी प्रतिबंध लगाऊंगा, जिसका मतलब है आज से तुम मेरे गुलाम हो। शुरुआत में काला सुनहरा बंदर ने सोचा था कि आरब की ताकत के सामने झूठ मूठ का समर्पण कर देगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। बाद में मौका मिलने पर वह आरब के खिलाफ हो जाएगा। एक बंदर होने के नाते वो बुद्धिमान था और बहुत कम जोखिम उठाता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आरब उसके विचारों को भांप लेगा और वह उसके दिमाग के अंदर गुलामी प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा था। अनिच्छा से काला सुनहरा बंदर जोर से चिल्लाया, कभी नहीं। तुमने कभी पूरे दिल से मेरे सामने समर्पण करने का इरादा नहीं किया। बेशक, अगर तुम ये नहीं चुनना चाहते तो तुम मौत चुन सकते हो, आरब ने कहा। काला सुनहरा बंदर हिचकिचाया। साफ था कि वो गुलाम बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन मौत चुनने को भी तैयार नहीं था। इसी पल काल दैत्य पंछी की भूमिका सामने आ गई। काल दैत्य पंछी आगे बढ़ा और बोला, काले सुनहरे बंदर, तुम्हारी जाति अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर है। ये सीधी सादी बात अब तुम क्यों नहीं समझ पा रहे? युवा मास्टर के नजरिए से सोचो। अगर वह तुम्हें गुलाम बनाने को तैयार है तो इसका मतलब तुममें उसके गुलाम बनने की काबिलियत है। अगर तुम समर्पण नहीं करते तो क्या सोचते हो कि तुम पशु सेवक हॉल से बाहर जा सकते हो? काल दैत्य पंछी, काला सुनहरा बंदर चिल्लाया, तुमने इसके सामने घुटने टेक दिए। मैं सिर्फ ताकतवर के सामने झुकता हूं। काल दैत्य पंछी काले सुनहरे बंदर से अलग था। उसने आरब के सामने समर्पण इसलिए किया था क्योंकि उसने पर्याप्त ताकत दिखाई थी। समर्पण के बाद काल दैत्य पंछी पूरी तरह से आरब की सेवा में समर्पित था। अब जब भी आरब को कोई आपत्ति होती, ये पंछी समझाने के लिए मौजूद रहता। काल दैत्य पंछी ने जारी रखा, काले सुनहरे बंदर, ध्यान से सोचो। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी यही बिताना चाहते हो? क्या तुम हमेशा अंधेरे में दिन गुजारना चाहते हो? भले ही गुलाम बनने से तुम्हारी गरिमा छिन जाए, लेकिन कम से कम तुम्हारी जिंदगी अभी से बेहतर हो जाएगी।
हम दैत्य जानवरों की उम्र लंबी होती है, हम ऐसी यातना कैसे सह सकते हैं? काला सुनहरा बंदर का गया। साफ था कि उसकी बात का असर हुआ था। ठीक है, मैं राजी हूं। काला सुनहरा बंदर ने जान लिया कि उसके पास कोई और चारा नहीं है और वह मरना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने हार मान ली। आरब ने और समय बर्बाद न करते हुए गुलामी अनुबंध लागू किया और उसे काले सुनहरे बंदर के दिमाग में अंकित कर दिया। जल्द ही प्रतिबंध सफल हो गया और आरब ने एक नया दैत्य जानवर गुलाम बना लिया। इस तरह उसे एक और अनुयायी मिल गया और वह दूसरे दैत्य जानवर को गुलाम बनाने के लिए आगे बढ़ गया। काल दैत्य पंछी और काले सुनहरे बंदर की मनाने में मदद से और दैत्य जानवरों को पकड़ना आरब के लिए बहुत आसान हो गया। अपनी और उनकी ताकत को मिलाकर वो सिर्फ 2 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा दैत्य जानवरों को अपने वश में करने में सफल रहा। हालांकि इन दैत्य जानवरों की ताकत आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं थी। सबसे ताकतवर केवल युद्ध समर्थ रैंक के 3रे स्तर का था। इससे आरब को कुछ निराशा हुई। वरिष्ठ बादल, अगर हम ऐसे ही दैत्य जानवरों को गुलाम बनाते रहे तो ये बहुत धीमा होगा। इसके अलावा हम जो दैत्य जानवर गुलाम बनाएंगे वे बहुत ताकतवर नहीं होंगे। आरब बादल के साथ खड़ा था और कुछ परेशान महसूस कर रहा था। अग्नि आत्मा प्राणी कबीले के खिलाफ लड़ने के लिए केवल युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर के दैत्य जानवरों का एक समूह गुलाम बनाने का कोई मतलब नहीं होता। ये देखते हुए कि अग्नि तत्व जानवर कबीला दैत्य जानवरों में कुलीन थे और उनके पास युद्ध समर्थ रैंक के 5वें या 6ठे स्तर का या संभवतः उससे भी ताकतवर मानव समर्थन था, आरब जानता था कि अगर उसने कुछ शक्तिशाली सहायक गुलाम नहीं बनाए तो अग्नि आत्मा प्राणी कबीले से लड़ने में उसे नुकसान ही होगा। बादल भी कुछ चिंतित था। इस गति से पर्याप्त ताकत वाले दैत्य जानवरों को गुलाम बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि युद्ध समर्थ रैंक के 3रे स्तर से ऊपर के दैत्य जानवरों को गुलाम बनाने की कोशिश करना युवा मास्टर के लिए बहुत जोखिम भरा होगा। इसके अलावा भले ही आप देव संहारक भाला इस्तेमाल करें, यह भी बेकार होगा। एक बार भाला चलाने पर दैत्य जानवर मर जाएगा और गुलाम बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब एक ही रास्ता है, आरब ने कहा। कौन सा रास्ता? बादल पूछे बिना रह नहीं सका। आरब ने धीरे से कहा, 1 को सजा देना, 100 को सबक सिखाना। बादल चौंक गया। 1 को सजा देना, 100 को सबक सिखाना। आरब के दिमाग में ये विचार अभी अभी आया था और उसने समझाया, वरिष्ठ बादल, कृपया मेरे लिए 100 दैत्य जानवरों को इकट्ठा कीजिए जिनकी ताकत युद्ध समर्थ रैंक के 3रे स्तर से लेकर युद्ध समर्थ रैंक के 8वें स्तर तक हो। मैं उनके साथ एक अच्छी बातचीत करना चाहता हूँ। युवा मास्टर, आप पागल हैं। 100 दैत्य जानवर जिनकी ताकत कम से कम युद्ध समर्थ रैंक के 3रे स्तर की हो, पूरे प्रांत को रौंदने के लिए काफी है। क्या आप अकेले उनका सामना कर सकते हैं? बादल ने आंखें फैलाकर देखा, समझ नहीं पा रहा था कि आरब क्या सोच रहा है। आरब ने हल्की मुस्कान दी, इसीलिए इसका संबंध 1 को सजा देना, 100 को सबक सिखाना से है जो मैंने पहले कहा था। वरिष्ठ, आपको बस वही करना है जो मैंने कहा और बाकी मैं आराम से समझा दूंगा। और इस तरह आरब ने अपनी योजना बादल को समझाई। सुनने के बाद बादल ने आखिरकार एक गहरी सांस छोड़ी। युवा मास्टर, आपका तरीका बहुत जोखिम भरा है, लेकिन क्या वरिष्ठ बादल मेरी मदद के लिए मौजूद नहीं है? अगर मैं खतरे में पड़ा तो आप कभी भी मुझे बचाने आ सकते हैं। इसके अलावा मुझे थोड़े समय में उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य को बचाना है। जोखिम उठाए बिना मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आरब ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये बूढ़ा आदमी इस पागलपन में आपका साथ देगा। बादल ने कहा, युवा मास्टर, तैयार हो जाइए, मैं आपको वहां टेलीपोर्ट करता हूँ। जैसे ही उसके शब्द गिरे, चारों ओर का स्थान बदल गया और उसके तुरंत बाद आरब उस स्थान पर प्रकट हो गया जो बादल ने तय किया था। आरब के अनुरोध के अनुसार सैकड़ों दैत्य जानवर वहां इकट्ठे थे। कुछ आसमान में उड़ रहे थे, कुछ जमीन पर रेंग रहे थे, कुछ मंडरा रहे थे और कुछ बल खा रहे थे। उनकी मार्शल आर्ट साधना का स्तर कम से कम युद्ध समर्थ रैंक के 3रे स्तर का था और सबसे ऊंचा युद्ध समर्थ रैंक के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। इस पल आरब इस जमीन पर अकेला खड़ा था। ये दैत्य जानवर जो एक ही समय पर यहाँ इकट्ठे हुए थे, साफ तौर पर असमंजस में थे। ऐसा बादल के स्थानांतरण के कारण हुआ था, क्योंकि आम दिनों में वे सब अलग अलग बंद थे और उनका एक साथ इकट्ठा होना असंभव था। बेशक असमंजस बस असमंजस था और इन दैत्य जानवरों ने जल्द ही चारों ओर देखा और आरब पर नजर डाली। आरब को देखकर
ये दैत्य जानवर अपनी तेज दुश्मनी दिखाए बिना नहीं रह सके। इंसान, ये एक इंसान है। काफी समय हो गया किसी इंसान से मिले हुए। ये दैत्य जानवर आपस में चर्चा करने लगे। मैं इस इंसान को मारना चाहता हूँ। एक खूंखार सुनहरे धब्बों वाला बाघ बुरी तरह बोला। उसकी ताकत पहले ही निरंकार रैंक की 7वीं परत तक पहुंच चुकी थी, जो इन दैत्य जानवरों में सबसे अच्छी मानी जाती थी। जल्दबाजी मत करो, पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमारा यहाँ इकट्ठा होना इस इंसान से गहरा संबंध रखता है, इस बच्चे से संबंधित है। बस युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर का एक छोटा सा लड़का। कई दैत्य जानवरों ने ताना कसा और तिरस्कार भरा रवैया दिखाया। आरब ने इन जानवरों की चर्चाओं पर ध्यान नहीं दिया और सीधे बोला, मुझे पता है तुम सब उत्सुक हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और मुझे तुम्हें समझाने में खुशी है। बेशक, कुछ बातें मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, सरल शब्दों में। 1, तुम मरो। 2, तुम मेरे सामने समर्पण करो। बस इतना ही। ये सुनकर सैकड़ों दैत्य जानवर पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर पागलों की तरह हंसने लगे। हाँ, आह, ये बहुत मजेदार है, बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या ये व्यक्ति सचमुच हमारे साथ मजाक कर रहा है? समर्पण? हम समर्पण कैसे करें? सभी दैत्य जानवर आरब पर नहीं हंस रहे थे, बल्कि उनमें से कुछ बहुत समझदार थे। उन्हें लगा कि उनका यहाँ आना आरब से गहराई से जुड़ा है, इसलिए उन्होंने पूछा कि समर्पण कैसे करें। 3 रंगों वाली लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, मुझे पता था कि तुम सबसे जल्दी समर्पण करोगी। 3 रंगों वाली लोमड़ी ने फुंकार मारी। हम्फ, मैंने बस पूछा। वो बहुत चालाक थी और उसे समर्पण करवाना आसान काम नहीं था। हालांकि दूसरी तरफ वो समझौता करने में माहिर थी। आरब ने किसी को पूछते सुना और सीधे समझाया, ये सरल है, मेरे दास्ता प्रतिबंध के सामने समर्पण करो। दास्ता प्रतिबंध, तुमने इसके बारे में जरूर सुना होगा। क्या? दास्ता प्रतिबंध? ये दैत्य जानवर बहुत लंबे समय से जीवित थे, तो भला उन्होंने दास्ता प्रतिबंध के बारे में कैसे नहीं सुना होगा। वे सब गुस्से से भर गए, खासकर युद्ध समर्थ रैंक के 7वें स्तर का सुनहरे धब्बों वाला बाघ, जो सीधे आरब पर झपट पड़ा। मरो। जब सुनहरे धब्बों वाला बाघ झपटा तो उसने आरब को मुर्दा समझ लिया। हालांकि इसी पल आरब का मुंह मुस्कान से टेढ़ा हुआ और उसने अचानक देव संहारक भाला निकाल लिया। तुरंत देव संहारक भाला चला और एक काली समानांतर रेखा सीधी गई। ये समानांतर रेखा ऐसी लग रही थी जैसे अंतरिक्ष को चीर सकती है, सुनहरे धब्बों वाले बाघ को 2 हिस्सों में फाड़ सकती है। सुनहरे धब्बों वाला बाघ अवचेतन रूप से विरोध करना चाहता था, लेकिन उसका विरोध देव संहारक भाले के एक वार के सामने फीका और शक्तिहीन था, पूरी तरह बेकार। देव संहारक भाले का वह एक वार बेबस कर देने वाला और दमनकारी था। जब वह गिरा तो ऐसा लगा मानो देवता और बुद्ध भी झुक गए हों, और दैत्य जानवरों ने भाले से समर्पण की शाही आभा महसूस की। एक एक करके वे पूजा करने लगे और उनमें विरोध करने का कोई इरादा नहीं रहा। जहां तक सुनहरे धब्बों वाले बाघ की बात है, वो बेशक सबसे अनिच्छा से मरा। आरब ने एक ही वार में उसे मार डाला और उसका शरीर भी टुकड़े टुकड़े होकर गायब हो गया। इस पल वहां पूरी तरह सन्नाटा और गहरी खामोशी छा गई। दैत्य जानवरों ने अब आरब के बारे में व्यंग्य और तिरस्कार से बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी जान को प्यार करता था। इतने लंबे समय तक यहाँ बंद रहने के बावजूद उन्होंने आत्महत्या नहीं चुनी थी। इसका कारण था कि वे जीना चाहते थे और बुरी तरह जीवित रहना चाहते थे। आरब ने इन दैत्य जानवरों के भावों में डर का रंग देखा और मन ही मन सोचा, बुरा नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसकी शुरुआती योजना, 1 को सजा देना, 100 को सबक सिखाना, की थी। यही कारण था कि उसने बादल को इतने सारे दैत्य जानवर इकट्ठा करने दिए थे। अपनी क्षमता के अनुसार चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लेता, वो इतने सारे दैत्य जानवरों का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन वो उनमें से एक को मार सकता था। अपनी जबरदस्त ताकत दिखाकर इन जानवरों को डरा सकता था, उन्हें भयभीत कर सकता था। दैत्य जानवर भी प्राणी थे, बिल्कुल इंसानों की तरह मौत से डरते थे और पूरी तरह सोच नहीं पाते थे। जब उन्होंने उसे इतनी जबरदस्त ताकत दिखाते देखा, तो वे डर जाएंगे और उससे निपटने के लिए एकजुट होने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सौभाग्य से उसका अंदाजा सही निकला। अब उन दैत्य जानवरों की आंखों में सिर्फ डर बचा था और कुछ नहीं। ये देव संहारक भाला सचमुच असाधारण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये एक ही वार में युद्ध समर्थ रैंक के 7वें स्तर के दैत्य जानवर को मार सकता है, लेकिन मेरी सच्ची ऊर्जा भी पल भर में खत्म हो गई। आरब ने ठंडी सांस खींची। उसका चेहरा अब कुछ पीला पड़ गया था
उसने सोचा था कि युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर पहुंचने पर वो देव संहारक भाले को थोड़ा बहुत नियंत्रित कर पाएगा। लेकिन कौन जानता था कि देव संहारक भाला फिर भी उसकी लगभग सारी सच्ची ऊर्जा सोख लेगा। गनीमत थी कि अब वो युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर पहुंच गया था, तो वो कुछ देर टिक सकता था और इतनी जल्दी गिरता नहीं। इसने आरब को एहसास दिला दिया कि उसे जल्द से जल्द इन दैत्य जानवरों को अपने वश में करना होगा। आह, मैं फिर बाहर आ गया हूं। आरब, आखिरकार तुमने मेरे बारे में सोचा। इतने सारे दैत्य जानवर, इनकी दादी का सत्यानाश, इनमें से कोई भी दैत्य जानवर मेरे लिए समस्या नहीं है। देव संहारक भाला अजीब तरीके से हंसा। इस बार आरब ने देव संहारक भाले को दोष नहीं दिया, क्योंकि भाले के शब्दों ने उसकी मदद की थी। जब इन दैत्य जानवरों ने सुना कि यह आत्मिक हथियार बात कर सकता है, तो वे इतना डर गए कि उन्हें बोलना नहीं आया। और जब उन्होंने सुना कि देव संहारक भाला उन्हें मारना चाहता है, तो वे और भी भयभीत हो गए। पहले चुप रहो। आरब ने फिर भी देव संहारक भाले के साथ कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया और फिर दैत्य जानवरों की ओर देखा। तुमने सुनहरे धब्बों वाले बाघ का भाग्य देख लिया। अब मैं तुमसे फिर पूछता हूं, समर्पण करते हो या मरते हो? जो मरना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। मैं सुनहरे धब्बों वाले बाघ की इच्छा पूरी कर सकता हूं, तो कुछ और की भी पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने यह सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए कहा था। वो नहीं चाहता था कि जब तक बहुत जरूरी न हो, बादल के प्रतिबंध का इस्तेमाल करके खुद को बचाए और इन दैत्य जानवरों से निपटे, क्योंकि इसका इन जानवरों पर डराने वाला कोई असर नहीं होता। इतने सारे दैत्य जानवरों को बोलने की हिम्मत न करते या हिचकिचाते देख आरब ने काल दैत्य पंछी और उस काले सुनहरे बंदर को रिहा कर दिया जिसे उसने अपने वश में किया था। तुम लोग किस बात पर हिचकिचा रहे हो? युवा मास्टर के अधीन होने के बहुत सारे फायदे हैं। अब तुम्हें इस अंधेरी जगह में रहने की जरूरत नहीं। हम यहाँ से निकल सकते हैं और युवा मास्टर का अनुसरण कर सकते हैं। तुमने अभी तक अपना फैसला क्यों नहीं किया? युवा मास्टर के दास्ता प्रतिबंधों की एक सीमा है। ये दैत्य जानवर जो आरब के वश में थे, उन्हें दास्ता प्रतिबंध से कोई परहेज नहीं था। उन सबने एक एक करके सलाह दी। उनकी सलाह से तुरंत असर हुआ और जल्द ही एक दैत्य जानवर ने कहा, मैं समर्पण करता हूँ। मैं भी समर्पण करता हूँ। आरब को मानना पड़ा कि अच्छे पुलिस वाले बुरे पुलिस वाले का तरीका अच्छा काम कर गया। कम से कम उसे अच्छा पुलिस वाला बनने का कोई अफसोस नहीं था। उसके वश में किए हुए दैत्य जानवरों के समझाने से सैकड़ों में से और ज्यादा दैत्य जानवरों ने समर्पण करना चुना। कम से कम 60% उसके दास्ता प्रतिबंध को स्वीकार करने को तैयार थे। ये दैत्य जानवर मौत से डरते थे। वे आरब के देव संहारक भाले से पूरी तरह सदमे में थे और उनमें से कई अकेलापन सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आरब के सामने समर्पण करना चुना। आरब इससे बहुत संतुष्ट हुआ। जो समर्पण करने को राजी हैं, अब आ जाइए। मैं एक एक करके आपके शरीर में दास्ता प्रतिबंध लगाऊंगा। आज से आप मेरे होंगे। मैं आपको पशु सेवक महल से बाहर ले जाऊंगा और विभिन्न विशाल स्थानों पर ले चलूंगा। ये सुनकर कि आरब उन्हें पशु सेवक महल से दूर ले जाएगा, इन दैत्य जानवरों के दिल खुशी से भर गए। उनमें से कोई भी अब पशु सेवक महल में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वे वहां बहुत लंबे समय से थे। हर पल उनके लिए एक यातना थी। वे बुरी तरह से वहां से निकलना चाहते थे। अब उनके पास दो विकल्प थे। एक थी मौत और दूसरा था आरब के सामने समर्पण करके पशु सेवक महल से बाहर निकलना। कौन राजी नहीं होता? गुलामी प्रतिबंध सील सीमित संख्या में उपलब्ध है, तो ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। एक बार जब प्रतिबंध खत्म हो गए, तो आपके लिए युवा मास्टर आरब के सामने समर्पण करना मुश्किल हो जाएगा। काले सुनहरे बंदर ने आग में घी डालने का काम किया। जैसे ही काले सुनहरे बंदर के शब्द गिरे, दैत्य जानवरों में घबराहट फैल गई। पहले केवल 60% ही समर्पण करने को राजी थे। पलक झपकते ही और ज्यादा दैत्य जानवर शामिल हो गए, उत्सुकता से दास्ता प्रतिबंध स्वीकार करके आरब के सामने समर्पण करने का चुनाव करते हुए। आरब ने उनके चारों ओर देखा। वो झूठ बोलता अगर कहता कि वो खुश नहीं था। लगभग 80 जानवर समर्पण करने को तैयार थे, जिनमें युद्ध समर्थ रैंक के 8वें स्तर के 2 जानवर भी शामिल थे। ये 2 दैत्य जानवर बेशक उसका सहारा बन सकते थे, उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में लड़ने और अग्नि तत्व जानवरों का सामना करने में उसकी मदद कर सकते थे। इसके अलावा युद्ध समर्थ रैंक के 7वें और 6ठे स्तर के भी काफी दैत्य जानवर थे। आरब ने स्वाभाविक रूप से उन लोगों का स्वागत किया जो समर्पण करने को तैयार थे। एक एक करके उन्हें स्वीकार किया और दास्ता प्रतिबंध बांटे।
दास्ता प्रतिबंध लगाना मुश्किल नहीं था। बस एक कप चाय पीने जितने समय में आरब ने विभिन्न ताकतों वाले लगभग 80 दैत्य जानवरों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो सब उसके अधीनस्थ गुलाम बन गए। फिर भी लगभग 30% जानवरों ने समर्पण करना नहीं चुना था, जिससे आरब को थोड़ा अजीब लगा। अब वो बिना किसी चिंता के बचे हुए 30% को मारने के लिए इन जानवरों को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि बचे हुए अधिकतर जानवर कुलीन थे। वे जितने ज्यादा कुलीन थे, उनके समर्पण करने की संभावना उतनी ही कम थी। आरब यह समझता था, और देव संहारक भाले के दुष्प्रभाव ने इस समय उसके लिए जारी रखना मुश्किल बना दिया था। वो खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने उदासीनता से कहा, तुम में से जो बचे हो, कुछ देर इसके बारे में सोच लो। मैं कुछ समय बाद तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। अगर तुम समर्पण करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, नहीं तो मौत इंतजार कर रही है। इन शब्दों के साथ उसने देव संहारक भाले और दैत्य जानवरों को आयामी पेंडेंट में जमा होने दिया। फिर उसने बादल को प्रतिबंध को नियंत्रित करने और पशु सेवक महल छोड़ने की अनुमति दे दी। आरब के पशु सेवक महल से चले जाने पर बचे हुए जानवर एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और एक अजीब मुसीबत में फंस गए। डरावनी चीज मौत नहीं, बल्कि मौत का इंतजार है। समय बेशक सबसे यातनापूर्ण चीज है। आरब ने ऐसा अपने कारणों से किया। वे सभी जानवर जिन्होंने उसके सामने समर्पण नहीं किया था, पूरी तरह अनिच्छुक नहीं थे। उनमें से कई अब भी हिचकिचा रहे थे। ये उनके लिए बिल्कुल सामान्य था। वे जितने ज्यादा कुलीन थे, उतने ही ताकतवर थे और उतने ही ज्यादा हिचकिचाने वाले थे। हालांकि आरब के भी अपने तरीके थे। जैसा उसने कहा, वो इन जानवरों को सिर्फ एक और मौका देगा। अगर अगली बार भी उन्होंने उसकी नेकी नहीं पहचानी तो उसे हत्याओं की झड़ी लगाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अब देव संहारक भाले ने उसकी सारी सच्ची ऊर्जा खत्म कर दी थी, जिससे वह पशु सेवक महल छोड़ने और जल्द से जल्द ठीक होने को मजबूर था। अब जब मेरी मदद के लिए लगभग 100 दैत्य जानवर हैं, तो इन अग्नि तत्व जानवरों से निपटने के लिए मेरा समर्थन काफी बढ़ गया है। आरब ने कुछ तैयार गोलियां निगल ली और उसकी सच्ची ऊर्जा बहुत तेजी से वापस आने लगी। युवा मास्टर, देव संहारक भाले की ताकत से आप और भी ताकतवर दैत्य जानवरों को गुलाम बना सकते थे, मछली लड़कियों ने कहा। आरब मुस्कुराया, तुम लड़कियां सचमुच लालची हो, और ताकतवर दैत्य जानवरों को गुलाम बनाना तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? देव संहारक भाले की ताकत की एक सीमा है। अपनी मौजूदा ताकत से मैंने अनुमान लगा लिया है कि युद्ध समर्थ रैंक के 8वें स्तर के जानवर को मारना पहले से ही इसकी सीमा है। इससे ताकतवर किसी को भी मारना मुश्किल होगा। यही कारण था कि उसने इन गुलाम बनाए गए जानवरों की ताकत युद्ध समर्थ रैंक के 8वें स्तर पर तय की थी, क्योंकि इस सीमा को पार करने पर उसके लिए सामना करना मुश्किल हो जाता। कभी कभी जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना जरूरी होता है। अगला, मैं बाकी बचे दैत्य जानवरों को अपने वश में करूंगा। आरब ने अपनी भौहें मली। ये बचे हुए कुलीन जानवर ऊपरी वर्ग और निचले वर्ग के लोगों के बीच के अंतर जैसे थे। इनमें से कई जानवर स्वाभाविक रूप से उन जानवरों से ज्यादा ताकतवर थे जिन्हें उसने पहले ही अपने वश में कर लिया था, भले ही उनकी मौजूदा मार्शल आर्ट कौशल कुछ भी हो। ये उन्हें ज्यादा घमंडी बनाता था और उन्हें वश में करना काफी परेशानी भरा था। हालांकि उसके पास अब भी धैर्य था। अपनी सच्ची ऊर्जा ठीक होने और लगभग 10 दिनों के इंतजार के बाद, हालांकि 10 दिन कम लगते हैं, उसे विश्वास था कि इन दैत्य जानवरों के लिए ये काफी लंबा समय था। वह एक बार फिर देव संहारक भाला पकड़े पशु सेवक महल लौटा और बचे हुए 30% दैत्य जानवरों का सामना किया। वाह, हवा कितनी ताजगी भरी है। ओह, ये फिर से वही दैत्य जानवर है। आरब, अगर ये जानवर तुम्हारे सामने समर्पण करने को तैयार नहीं है तो बस मुझे इन सबको मार डाले दो। ये बस अच्छी चीजों की कदर नहीं करते। देव संहारक भाले ने जीभ चटकाई। आरब ने इसे नजरअंदाज किया और बचे हुए 30% जानवरों की ओर देखा। मैं वापस आ गया हूं। अब तुम अपनी पसंद बना सकते हो। 1, मौत। 2, मेरे सामने समर्पण। मैं समर्पण करने को तैयार हूं। दैत्य जानवरों में से एक पहले उठ खड़ा हुआ। आरब को हैरानी हुई। ये वो सुनहरा बर्बर सांड था जिसे वह सबसे ज्यादा अपने वश में करना चाहता था, और उसकी ताकत युद्ध समर्थ रैंक के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सुनहरे बर्बर सांड ने सब समझ लिया था। मौत के सामने उसने समर्पण चुन लिया। हालांकि दोनों ही युद्ध समर्थ रैंक के 8वें स्तर पर थे। सुनहरे बर्बर सांड की असली ताकत उन पहले 2 8वें स्तर के दैत्य जानवरों के बराबर थी जिन्हें उसने अपने वश में किया था। अच्छा,
आरब ने सिर हिलाया और सुनहरे बर्बर सांड के शरीर में दास्ता प्रतिबंध स्थापित कर दिया। यह देखकर कि सबसे ताकतवर दैत्य जानवर सुनहरा बर्बर सांड भी समर्पण कर चुका है, बाकी दैत्य जानवरों ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक समर्पण करना चुन लिया। आरब ने सोचा था कि सभी दैत्य जानवर समर्पण करना चुनेंगे, लेकिन जाहिर था कुछ मानते और कुछ नहीं। जब अधिकतर दैत्य जानवरों ने उसके सामने समर्पण करना चुना, तब भी 8 दैत्य जानवर ऐसे थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया। इन 8 दैत्य जानवरों को जिद पर अड़े और समर्पण को तैयार न होते देख आरब की आंखों में एक ठंडक चमकी। ऐसा लगता है कि तुमने मेरे सामने समर्पण न करने का चुनाव किया है। वे 8 जिद्दी दैत्य जानवर ठंडी हंसी हंसे। हम्फ, इंसान, हमें इन रीढ़हीन जानवरों के साथ मत जोड़ो। बिल्कुल सही, हम कभी भी इंसानों के सामने समर्पण करना नहीं चुनेंगे, मरते दम तक भी नहीं। मारो या जो चाहो करो, हम तुम्हारे हुक्म मानेंगे। आरब ने इन चंद दैत्य जानवरों की टालमटोल भरी आंखों में देखा, और ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि इन 8 दैत्य जानवरों में से सिर्फ 1 या 2 ही सचमुच समर्पण करने को तैयार नहीं थे। बाकी के जानवर असल में बस उसके साथ मोल भाव करना चाहते थे। आरब को नहीं पता था कि ये जानवर क्या सोच रहे थे, लेकिन वह जानता था कि वे उसे हल्के में ले रहे थे। उसने ताना कसा, तो तुम्हें लगता है कि चूंकि मैंने तुम्हें एक मौका दिया है तो मैं दूसरा भी दूंगा? तुम सच में सोचते हो कि मैं बहुत सरल हूं? जैसे ही ये विचार शांत हुआ, आरब ने ठंडी नजर से हालात का जायजा लिया और चिल्लाया, अगर तुम समर्पण नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि तुमने मौत चुन ली है। युवा मास्टर, इसे हम पर छोड़ दीजिए। सुनहरा बर्बर सांड, हालांकि वृषभ कबीले का था, आश्चर्यजनक रूप से बहुत बुद्धिमानी दिखाई। वह जानता था कि अब आरब के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का समय है। वह भीड़ से बाहर निकला और स्पष्टता और आत्मविश्वास से बोला। ये देखकर दूसरे दैत्य जानवरों ने भी आगे बढ़कर कहा, युवा मास्टर, इसे हम पर छोड़ दीजिए। ये जानवर कितने नादान हैं। इन्हें मार डालना सबसे अच्छा विकल्प है। इन्हें दिखाऊं कि समय को पहचानने का क्या मतलब है। ये सचमुच अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे। युवा मास्टर के प्रस्ताव को 2 बार ठुकराने की हिम्मत। इन्हें मार डालना बेहतर होगा। दैत्य जानवर अपनी वफादारी दिखाने के लिए होड़ कर रहे थे, कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। आरब ने अपने पीछे खड़े चापलूसों की बहुत परवाह नहीं की, लेकिन वह सुनहरे बर्बर सांड से काफी संतुष्ट था। सुनहरे बर्बर सांड, तुम्हारा नाम क्या है? आरब ने पूछा। सुनहरे बर्बर सांड ने आदर से जवाब दिया, मेरा जानवर नाम मांगे है। ठीक है मांगे, तुम इन दैत्य जानवरों का नेतृत्व करो और इन जिद्दी जानवरों से निपटो, आरब ने आदेश दिया। जी, कोई समस्या नहीं। सुनहरे बर्बर सांड ने सहमति दी। तुरंत उसने आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहा, हमला करो। पल भर में सुनहरे बर्बर सांड ने बाकी दैत्य जानवरों का नेतृत्व करते हुए एक जबरदस्त हमला बोल दिया और उन अड़ियल दैत्य जानवरों को मार डालने की कोशिश की। वे सब एक साथ दौड़ पड़े, इस डर से कि कहीं उनकी उपलब्धियां दूसरे न चुरा लें। इससे बाकी बचे 8 दैत्य जानवर अवाक रह गए। उन्होंने सोचा था कि आरब उन्हें एक और मौका देगा और उन्हें फिर से मनाने की कोशिश करेगा। जब तक उन्हें एक बार और मना लिया जाता, वे राजी हो जाते और उनकी कीमत साबित हो जाती। आखिरकार आरब ने उन्हें पहले ही एक मौका दिया था। जो पीछे रहने को तैयार थे वे कुलीन थे। अगर वे इस बार भी समर्पण नहीं करते तो इसका मतलब था कि वे कुलीनों में भी कुलीन थे, और जब वे अंततः आरब के सामने झुकते तो वे निश्चित रूप से बहुत कुछ और मोल भाव कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इस बार भी समर्पण नहीं चुना और उनका रवैया बहुत मजबूत था। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आरब उन्हें दूसरा मौका नहीं देगा और तुरंत कार्रवाई करेगा। आह! पल भर में दैत्य जानवरों के एक दूसरे से लड़ने की आवाजें एक के बाद एक गूंजने लगी। आरब बस खड़ा देखता रहा, अविचलित। हालांकि वह इन अप्रतिबद्ध दैत्य जानवरों के विचारों को पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन वो कुछ अंदाजा लगा सकता था। हालांकि उसे अपने अधीन बहुत ज्यादा चालाक दैत्य जानवरों की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जब उसने दैत्य जानवरों को अपने वश में किया तो ये कभी नहीं था कि उन्होंने उस पर एहसान किया हो, बल्कि उसने ही उन पर एहसान किया था। जैसा उसने कहा, केवल 2 ही नतीजे थे, एक था समर्पण और दूसरी थी मौत। अगर वे समर्पण नहीं करना चाहते थे तो इसका मतलब था मौत। केवल 8 अप्रतिबद्ध दैत्य जानवर थे। आरब के अधीन दैत्य जानवरों की सेना के सामने वे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ दर्जन सांसों से भी कम समय में वे 8 दैत्य जानवर सैकड़ों दूसरे जानवरों द्वारा निगल लिए गए और कुछ भी नहीं बचा।
इन सैकड़ों दैत्य जानवरों का ऊंचा मनोबल देखकर आरब ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इतने सारे दैत्य जानवरों के साथ अग्नि तत्व जानवरों से मेरी लड़ाई में कुछ और तुरूप के इक्के जुड़ गए हैं। अग्नि तत्व जानवरों के विपरीत मुझे छिपे होने का फायदा है, जबकि वे खुले में हैं। मेरे पास बहुत सारे फायदे हैं। आरब ने मन ही मन चुपचाप योजना बनाई। उसी समय दूसरे दैत्य जानवर भी वापस आ चुके थे। जब आरब ने दैत्य जानवरों को वापस आयामी पेंडेंट में बुला लिया और पशु सेवक महल छोड़ दिया, तो उसने बादल के साथ अगले कदम पर चर्चा शुरू कर दी। युवा मास्टर, हाथ में इतने सारे दैत्य जानवरों के साथ क्या आप सीधे अग्नि तत्व जानवरों का सामना करने जा रहे हैं? बादल ने पूछा। हाँ, मेरे पास अब एक शुरुआती योजना है। अगला, मैं उन पर अचानक हमला करूंगा, आरब ने धीरे से कहा। युवा मास्टर, आप बाहर जाने से पहले पूरी तरह से युद्ध समर्थ रैंक में प्रवेश कर सकते थे। एक बार जब आप युद्ध समर्थ रैंक पर पहुंच जाते तो आप और अनुमतियां खोल सकते थे। इसी तरह आपको महान सम्राट से और संसाधन भी मिलते। आपकी ताकत काफी बढ़ जाती और ये आपको अग्नि तत्व जानवरों के खिलाफ बेहतर मौका देता, बादल ने सलाह दी। आरब ने सिर हिलाया और हल्की आह भरी। मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास उतना समय नहीं है। आजकल वो खुद को बहुत अजीब स्थिति में पाता था। उसे जल्दी से बाहर निकलना था, नहीं तो बहुत से लोगों को उसकी मदद की जरूरत थी। अगर अग्नि तत्व जानवर पूरे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य पर काबू कर लेते तो खूल दल के उच्च स्तरीय सदस्य किसी भी समय खतरे में पड़ जाते। इसके अलावा कनिका भी थी। कनिका शायद खतरे में थी और उसे जल्द से जल्द उसे बचाना था। उसने हाजन से इतनी दयालुता पाई थी। कनिका को न बचाने का कोई कारण नहीं था। क्या युवा मास्टर ने अपना मन बना लिया है? बादल ने फिर भी कुछ बेचैनी महसूस की, क्योंकि उसकी राय में अग्नि तत्व जानवरों की ताकत आरब की मौजूदा क्षमताओं से परे थी। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है वरिष्ठ, कृपया मुझे बाहर भेज दीजिए, आरब ने कहा। अगर ऐसा है तो युवा मास्टर, कृपया सावधान रहिएगा, बादल ने आगाह किया। बिना कुछ और कहे आरब आखिरकार बादल के नियंत्रण में तियांडू डिवाइन कंट्री से बाहर निकल आया और चुपचाप उसी जगह प्रकट हो गया जहां वो तियांडू डिवाइन कंट्री में दाखिल हुआ था। सभी दैत्य जानवर आयामी पेंडेंट में जमा थे और भेजे जाने के लिए तैयार थे। जहां तक आरब की बात है, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी दिव्य इंद्रिय से चारों ओर का जायजा लिया। फिर उसका शरीर तीर की तरह निकला और सीधा खूल दल की ओर बढ़ गया। अंतिम लड़ाई तेजी से करीब आ रही थी। अग्नि तत्व जानवरों, मैं आरब वापस आ गया हूं। उसी समय खूल दल के अंदर अब खूल दल सचमुच अग्नि तत्व जानवरों के नियंत्रण में था। हालांकि सेक्ट में अब भी कुछ शिष्य थे, लेकिन उन्हें अग्नि तत्व जानवरों ने अग्नि आत्मा कीड़ों का इस्तेमाल करके नियंत्रित कर लिया था और वे पूरी तरह अग्नि तत्व जानवरों के इशारों पर चल रहे थे। अग्नि तत्व जानवरों ने ऐसा स्वाभाविक रूप से इन शिष्यों का इस्तेमाल करके अपनी असलियत छिपाने के लिए किया था, ताकि उनकी पहचान आसानी से दूसरों पर जाहिर न हो। इस पल खूल दल की गहराई में दर्जनों अग्नि तत्व जानवर कुछ चर्चा कर रहे थे। बेकार, सबके सब बेकार, युद्ध समर्थ रैंक के छठे स्तर के अग्नि तत्व जानवर ने ठंडे स्वर में डांटा। नीचे खड़े अग्नि तत्व जानवरों की मार्शल आर्ट साधना कमजोर थी। बस युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर की ताकत थी और वे सब युद्ध समर्थ रैंक के छठे स्तर के अग्नि तत्व जानवर की डांट के नीचे सांस तक नहीं ले पा रहे थे। कप्तान, ये हमारी गलती नहीं है। हमें नहीं पता कि आरब ने ये कैसे किया। ऐसा लगता है जैसे वो धरती से गायब हो गया। हमने पूरे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य का कोना कोना छान मारा है और पूरा उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य हमारे नियंत्रण में। अगर आरब अब भी उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में है तो हमारे लिए उसे न ढूंढ पाने की कोई वजह नहीं हो सकती, अग्नि तत्व जानवर ने कहा। कप्तान, क्या ऐसा हो सकता है कि आरब अब उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में है ही नहीं? हमने तो अराजक जंगल के दैत्य जानवरों के पहाड़ का भीतरी हिस्सा भी खोज लिया है। जब तक आरब रक्षक चेतना जाल के दूसरी तरफ नहीं चला गया, वह जाल नहीं तोड़ सकता था। कप्तान कहलाने वाला अग्नि तत्व जानवर, जिसका नाम हुके था, ने अपने कानों में शब्द सुने और अपनी खूलती नसों को दिखाया। बकवास, उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में नहीं। अगर वो उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में नहीं है तो कहाँ है? उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य छोड़ने का एकमात्र रास्ता हमारे कबीले ने पूरी तरह से बंद कर दिया है और एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। मुझे बताओ, आरब कैसे बच निकला? ये सभी अग्नि तत्व जानवरों को कुछ नहीं सूझ रहा था। उन्होंने सचमुच अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी
और वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि आरब ने अपनी लोकेशन छिपाने का प्रबंध कैसे कर लिया। हु के भी बेहद गुस्से में था। इतनी बड़ी बात हो गई है और तुम आरब को नहीं ढूंढ सकते, तो बस कमांडर की सजा का इंतजार करो। कमांडर अब तूफानी बिजली दल में तैनात है और बेहद गुस्से में है। हमने आरब को मारने का सबसे अच्छा मौका गवा दिया है। आरब को ढूंढने से हम अपने पाप धो सकते थे, लेकिन अब बस इंतजार करो। नीचे खड़े अग्नि तत्व जानवर सब डरे हुए थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कितना अच्छा होता अगर आरब खुद ही जाल में चला आता। जैसे ही ये विचार शांत हुआ, अचानक कुछ गड़बड़ है, हुक ने ठंडे स्वर में कहा। कोई फूल दल में घुसा है, चलो जाकर देखते हैं। इससे अग्नि तत्व जानवरों का समूह अवाक और उलझन में पड़ गया। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। वे हुके का अनुसरण करते हुए बाहरी दुनिया में आए। ठीक उसी समय जब साफ दृश्य दिखाई दिया। जब उन्होंने साफ देखा तो सब स्तब्ध रह गए। आरब, ये तो आरब है। ये बच्चा सचमुच खुद ही जाल में चला आया। भगवान, क्या तुमने मेरी दिली दुआ सुन ली? हाँ हाँ, अग्नि तत्व जानवर बहुत खुश हुए। अभी अभी वे सजा के डर से डरे हुए थे और उन्होंने अपने दिलों में प्रार्थना की थी कि आरब खुद ही जाल में आ जाए। और अब आरब सचमुच प्रकट होकर जाल में चला आया था। यहाँ तक कि आगे बढ़ने वाला हु के भी बेहद हैरान था। पहले तो उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन करीब से देखने पर उसने देखा कि आरब सचमुच उसके सामने है। आरब के चेहरे पर इस पल एक गर्म मुस्कान थी। वो अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसकी आंखें सीधे सामने देख रही थी। आरब को घेर लो। हुके को लगा कि आरब के बारे में कुछ अजीब है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस इतना जानता था कि आरब उसकी पकड़ में एक मछली है और उसे बस उसे पकड़ने की जरूरत है। पल भर में अग्नि तत्व जानवरों ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से आरब को घेर लिया। पलक झपकते ही आरब जाल में फंसी मछली की तरह था। बच निकलने की कोई सूरत नहीं थी। इसने हुके की चिंताओं को पूरी तरह शांत कर दिया। उसे डर था कि आरब बाद में भाग जाएगा, लेकिन एक नजर देखने पर आरब का जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। हुके ने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, आरब, स्वर्ग जाने का रास्ता है, लेकिन तुम नरक में घुसना चुन लाए। तुम्हारा यहाँ होना संतोषजनक है। कम से कम तुम्हारी मौजूदगी ने हमारी कई परेशानियां सुलझा दी हैं। तो हमारी ये परेशानियां सुलझाने में मदद करने के लिए आज तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। जाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े शब्द क्यों बोल रहे हो? बस कहो कि तुम्हें मुझे मारना है। आरब ने चेहरे पर गर्म मुस्कान के साथ कहा। हुके ने गंभीरता से कहा, आरब, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी आस्तीन में क्या चालें हैं, लेकिन ये सब खत्म हो गया। इसे मार डालो। सब कुछ लगभग वैसा ही था जैसी आरब ने उम्मीद की थी। ये अग्नि तत्व जानवर उसे मिलते ही मार डालना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनके लिए आरब बिना पूरे भरोसे के यहाँ कैसे आ सकता था? आरब ने हाथ हिलाया और पल भर में असंख्य दैत्य जानवर आयामी पेंडेंट से बाहर निकल आए। गिनती करने पर वे लगभग 100 थे। लगभग 100 दैत्य जानवर एक के बाद एक मारने को निकले, जबरदस्त वेग और भव्य आकृतियों के साथ, जिन्होंने अग्नि तत्व जानवरों को पूरी तरह ढक लिया। इस पल अग्नि तत्व जानवरों के सदमे में होने की बारी थी। ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? एक के बाद एक अलग अलग आकार और प्रकार और अलग अलग ताकतों वाले दैत्य जानवर झुंड के झुंड प्रकट हुए, पूरे फूल दल के ऊपर आसमान में खड़े हो गए और उन्हें देखना मुश्किल कर दिया। इन अग्नि तत्व जानवरों को बिल्कुल पता नहीं था कि ये दैत्य जानवर कैसे प्रकट हुए, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि इसका संबंध आरब से है और चिल्लाए, आरब, क्या तुमने ही ये सब किया? आरब ने सहजता से कहा, तुम्हें क्या लगता है? सब लोग हमला करो। जी, युवा मास्टर। सभी दैत्य जानवरों ने आदर से जवाब दिया। पल भर में उन्होंने अग्नि तत्व जानवरों पर बिना किसी दया के कंबल की तरह हमला बोल दिया। पलक झपकते ही घमंडी अग्नि तत्व जानवर बेतरतीब और अस्त व्यस्त हो गए। हुके तो और भी घबराया हुआ था। वह चारों दिशाओं में जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम सब दैत्य जानवर हो और हम भी अग्नि तत्व जानवर, दैत्य जानवर ही हैं। तुम एक इंसान के सामने समर्पण क्यों कर रहे हो? तुम एक इंसान की बात मानकर अपने ही जैसे अग्नि तत्व जानवरों को क्यों मार रहे हो? हम उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में रक्षक चेतना जाल तोड़ने के लिए हैं। हम सब दैत्य जानवर हैं। हमारी उत्पत्ति एक ही है। अग्नि तत्व जानवर देख सकते थे कि स्थिति खराब है और उन्होंने हमदर्दी का पत्ता खेलना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से इन दैत्य जानवरों पर पहले ही आरब ने दास्ता प्रतिबंध लगा दिए थे।
वे उसके प्रति पूरी तरह वफादार थे और संभवतः उनके मन में बेवफाई या अवज्ञा का कोई विचार नहीं आ सकता था। हुके की कानाफूसी के इरादे अच्छे थे, लेकिन ये इन दैत्य जानवरों के लिए बेकार थी। हम्फ, तुम अग्नि तत्व जानवर अपने कबीले की ताकत के कारण हमेशा से घमंडी और धौंस जमाने वाले रहे हो। मैं तो बहुत समय से तुमसे तंग आ चुका हूं। तुम्हें मारने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम अग्नि तत्व जानवरों ने उस समय हमारे कबीले वालों को नहीं मारा था? इन दैत्य जानवरों के मन में अग्नि तत्व जानवरों के लिए कुछ न कुछ शिकायतें जरूर थी, लेकिन इतनी नहीं कि वे एक दूसरे से लड़ने लगते। हालांकि अब जब वे आरब के अधीन हो गए थे और उसके आदेश पर चल रहे थे, तो उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। छोटी मोटी शिकायतें ही उन्हें अग्नि तत्व जानवरों को मारने के लिए ट्रिगर करने के लिए काफी थी। पल भर में अग्नि तत्व जानवर और दैत्य जानवर जमकर लड़ रहे थे। सौभाग्य से हालांकि अग्नि तत्व जानवरों की संख्या ज्यादा नहीं थी। उनकी कुल गुणवत्ता और मात्रा आरब के नियंत्रण वाले दैत्य जानवरों से कहीं बेहतर थी। बस कुछ दर्जन सांसों में उन्होंने बिना किसी क्रम के विरोधियों को कुचल दिया। आरब ने यह देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने आयामी पेंडेंट के सभी दैत्य जानवरों को बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि वह जानता था कि इन अग्नि तत्व जानवरों में एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता है। अगर वह अपनी सारी सेना एक साथ बाहर ले आता, तो शायद दूसरे अग्नि तत्व जानवर पहले से तैयारी करने के लिए सतर्क हो जाते। आखिरकार उसे नहीं लगता था कि फूल दल के अग्नि तत्व जानवर ही उनकी पूरी ताकत थे। यहाँ छोड़े गए लोग बस छोटी मछलियां थे। असली बड़े खिलाड़ी बाइसन नगर या तूफानी बिजली दल में या फिर रक्षक चेतना जाल पर होंगे। आरब ने जो कुछ अग्नि तत्व जानवर के दिमाग से हासिल किया था, वो सीमित था। वो बस इतना जानता था कि इस बार अग्नि तत्व जानवरों द्वारा भेजी गई सेनाओं में कुछ असली उस्ताद थे। अपने साथ कई दैत्य जानवरों के होने के बावजूद उसे अब भी सावधान रहना था। अब आरब कुछ दूरी पर खड़ा था और अपने सामने सब कुछ देख रहा था। जैसे जैसे समय बीता, खूल दल के आसमान में लड़ाई अपने अंत पर पहुंच गई। कई अग्नि तत्व जानवर गिर गए, एक के बाद एक दर्जनों। जमीन लाशों से पट गई। इस बात ने साबित कर दिया कि आरब का इन दैत्य जानवरों को गुलाम बनाने का चुनाव सही था। हालांकि उनकी रक्तरेखाएं अग्नि तत्व जानवरों जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उनकी कुल ताकत ज्यादा मजबूत थी। भयंकर लड़ाई के बाद अग्नि तत्व जानवर या तो मारे गए या घायल हो गए। ये कहना पड़ेगा कि ये दैत्य जानवर काफी चालाक थे। जब अग्नि तत्व जानवर हार गए और गिर पड़े, तो युद्ध समर्थ रैंक के 7वें स्तर के 2 दैत्य जानवरों ने हुके को दबोच लिया और उसे सीधे आरब के पास ले आए और चिल्लाए, थोड़ा शांत हो जाओ। हुके 2 दैत्य जानवरों के नियंत्रण में था और गुस्से से दहाड़ रहा था। तुम बेकार हो, इंसानों के सामने समर्पण कर रहे हो, तुम सब बकवास हो। युद्ध समर्थ रैंक के 7वें स्तर के दोनों दैत्य जानवर गुस्से में थे, लेकिन आरब ने उनका गुस्सा रोकने के लिए हाथ हिलाया। फिर उसने अपनी निगाह हुके पर डाली। हुके, जिसे आरब घूर रहा था, उसने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे सामने समर्पण करूंगा। तुम्हें एक बात समझनी होगी, मेरे सामने समर्पण करना ऐसा नहीं है जो तुम अपनी मर्जी से कर सको। माफ करना, मुझे तुम्हारे समर्पण में कोई दिलचस्पी नहीं है। दास्ता प्रतिबंध कीमती है और मैं उन्हें तुम जैसे लुटे पिटे कुत्ते पर बर्बाद नहीं करना चाहता। आरब ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पास किसी दैत्य जानवर, खासकर अग्नि तत्व जानवर के प्रति विनम्र होने का कोई कारण नहीं था। जाने दो, हुके कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक तमाचे की आवाज के साथ आरब ने हुके के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। हुके फिर से दहाड़ने की कोशिश करने लगा। नतीजतन आरब ने फिर से एक जोरदार थप्पड़ हुके के चेहरे पर मारा। हर थप्पड़ ताकतवर था और कोई साधारण थप्पड़ नहीं था। आरब ने पूरी ताकत लगा दी, जिससे हुके का सिर चकरा गया। 2 थप्पड़ों के बाद हुके बहुत ज्यादा सीधा हो गया। वह आरब को घूरने लगा, उससे मरमिटने की लड़ाई करना चाहता था। आरब ने कहा, तुम कभी भी बोल सकते हो। क्यों? अब तुम्हारी रीढ़ उतनी मजबूत नहीं लगती। बोलते रहो, मैं तुम्हें मुझे उकसाने का मौका दूंगा। ये अग्नि तत्व जानवर रक्षक चेतना जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसका घर तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। आजकल वे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य के योद्धाओं पर अत्याचार कर रहे थे और उनके खूल दल के घर को नष्ट कर रहे थे, और सबसे बढ़कर वे उसे आरब को फंसा रहे थे। उसका दिल चाहता था कि वह इन अग्नि तत्व जानवरों को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दे। हुके को न मारना उसके लिए संयम का काम था। हालांकि ये साफ था कि हुके उतना साहसी नहीं था जितना उसने सोचा था।
बस 2 थप्पड़ों में ही हुके की बोलती बंद हो गई। है, मैंने सोचा था कि ये अग्नि तत्व जानवर बहुत घमंडी है, लेकिन सिर्फ 2 थप्पड़ों के बाद ही मुरझा गए। ये तो सचमुच बुजदिलों का एक झुंड है। छी, बस इतनी ही है इनकी औकात। युद्ध समर्थ रैंक के दोनों दैत्य जानवरों ने ताना कसा। आरब ने कहा, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। मैंने अभी तक हुक्म नहीं दिया था और तुमने मेरे लिए सबसे जरूरी को पकड़ लिया। युवा मास्टर, ये सब आपकी सीख का नतीजा है। युद्ध समर्थ रैंक के 7वें स्तर के ये दोनों दैत्य जानवर हंसते हुए चापलूसी करने लगे, पूरी तरह खुशामद से भरे हुए। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके बारे में सब कुछ अब आरब के नियंत्रण में है। आरब जानता था कि ये दोनों दैत्य जानवर चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन ये सच था कि उन्होंने अच्छा काम किया था। उसने शुरू में नहीं सोचा था कि ये युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर का अग्नि तत्व जानवर जिंदा पकड़ा जाएगा, लेकिन उसने अपने ही दैत्य जानवरों की ताकत को कम आंका था। हु के सचमुच जिंदा पकड़ा गया था। तुम लोग फिलहाल इसे नीचे ले जाओ और याद रखो, इस पर कड़ी नजर रखना। इसे भागने मत देना, ये अब भी मेरे लिए जरूरी है। आरब ने आदेश दिया। अच्छा करो और भविष्य में तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। कोई समस्या नहीं युवा मास्टर, हम समझ गए। दोनों दैत्य जानवरों ने सहमति दे दी। दोनों जानवरों के जाने के बाद युद्ध समर्थ रैंक के 4थे स्तर के 2 दैत्य जानवर आए और बोले, युवा मास्टर, स्थिति अब नियंत्रण में है। सभी अग्नि तत्व जानवर मारे जा चुके हैं, सिवाय सबसे ताकतवर के, जिसे जिंदा पकड़ लिया गया है। इसके अलावा कोई बचा नहीं है। हमारे कितने लोग हताहत हुए? आरब ने पूछा। हमने 2 खोए और 10 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है। अग्नि तत्व जानवरों की ये लाशें हमारे ठीक होने के लिए काफी हैं। आरब ने आदेश दिया, मुझे सारा अग्नि मूल सार दे दो। तुम लोग बाकी लाशें आपस में बांट सकते हो। जी युवा मास्टर। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि आरब को अग्नि मूल सार से क्या चाहिए। दैत्य जानवरों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और उनमें से कई आरब के लिए अग्नि मूल सार तैयार करने चले गए। आरब ने जमीन पर पड़ी लाशों पर एक नजर डाली और मन ही मन सोचा, इतने सारे अग्नि मूल सार के साथ मेरी रूपांतरित तरल अग्नि की अवस्था एक और स्तर आगे बढ़ सकती है। मुझे बस ये नहीं पता कि क्या ये उस प्रसिद्ध प्रकाश अग्नि तक पहुंच पाएगी। आरब ने मन ही मन सोचा। इन युद्ध समर्थ रैंक के अग्नि तत्व जानवरों की दैत्य अग्नि रूपांतरित तरल अग्नि के चरण तक विकसित हो चुकी थी। उनका अग्नि मूल सार उसके लिए बहुत बड़ा पोषण था और आरब इसे जाने नहीं देने वाला था। युवा मास्टर, सारा अग्नि मूल सार यहाँ है। दैत्य जानवर लौट आए और एक एक करके अग्नि मूल सार आरब को सौंप दिया। आरब ने अग्नि मूल सार ले लिया और संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने उन्हें बाद में शुद्ध करने के लिए अपने भंडारण थैले में डाल दिया। उसके तुरंत बाद दैत्य जानवर एक एक करके लौट आए। अपनी बड़ी जीत के बाद ये लाजिमी था कि उनमें से कुछ खुले नहीं समा रहे थे। युवा मास्टर, मेरी राय में ये अग्नि तत्व जानवर बहुत कमजोर है। ये एक वार के भी लायक नहीं है। हमारे लिए जीतना बहुत आसान था। आसान? हमने शायद सिर्फ सबसे कमजोरों को हराया है। असली ताकतवर अभी आने बाकी है। आरब ने कहा। क्या? और अग्नि तत्व जानवर भी हैं? पहले से ही स्थिति को लेकर उलझन में पड़े दैत्य जानवर हैरान रह गए। मुझे नहीं पता कि पूरे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में कितने अग्नि तत्व जानवर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमने सिर्फ यहाँ भेजे गए अग्नि आत्मा प्राणी समूह के एक हिस्से को खत्म किया है। अब जब हमने इन अग्नि तत्व जानवरों को मार डाला है, तो एक दूसरे के प्रति इनकी कुत्ते जैसी संवेदनशीलता के कारण ये निश्चित रूप से इस जगह का जल्दी से पता लगा लेंगे। आरब ने बर्फीले लहजे में कहा। यही वह बात थी जो उसे सबसे ज्यादा चिंतित कर रही थी। उसने बस पहला कदम उठाया है और अग्नि तत्व जानवरों की कुल ताकत अब भी अज्ञात है। ये सुनकर उसके नियंत्रण वाले दैत्य जानवर एक पल के लिए चुप हो गए। साफ था कि आरब के शब्दों से उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया, जो उतनी सरल नहीं थी जितना उन्होंने समझ रखा था। तो युवा मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? सभी दैत्य जानवरों ने पूछा। आरब ने सीधे उन्हें निर्देश दिया। सुनो, अब से तुम सब दैत्य जानवर खूल दल के अलग अलग स्थानों पर जाओगे और पूरी तरह से उनकी रखवाली करोगे। किसी भी हरकत का कोई संकेत मत छोड़ना। अगर कुछ भी असामान्य हो तो तुरंत मुझे सूचना देना, समझे? जी युवा मास्टर। दैत्य जानवरों ने सहमति दे दी और ऐसा करने चले गए। जहां तक आरब की बात है, वो ऊंचाई पर खड़ा हो गया। उसने कुछ देर सोचा और अचानक महसूस किया कि बहुत सारी आंखें उसे देख रही हैं। जब उसने सिर झुकाकर देखा तो पाया कि वे खूल दल के भाई बहन थे।
आरब को अचानक याद आया कि अग्नि तत्व जानवरों का खात्मा खूल दल के शिष्यों ने साफ देखा था और वह इन शिष्यों के बारे में लगभग भूल ही गया था। इसलिए वो पल भर में शांति से जमीन पर उतर आया। जैसे ही आरब उतरा, खूल दल के शिष्य भयभीत थे और ऐसा लग रहा था कि वे अब भी अपने सामने की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या ये सचमुच युवा सेक्ट मास्टर हैं? क्या आप सचमुच युवा सेक्ट मास्टर हैं? आरब खुद को हंसने से रोक नहीं सका। बेशक ये मैं ही हूँ। और कौन हो सकता है? क्या तुम्हें मेरी शक्ल तक भूल गए? ये युवा सेक्ट मास्टर है, सचमुच युवा सेक्ट मास्टर है। युवा सेक्ट मास्टर वापस आ गए हैं। आरब ने उन अग्नि तत्व जानवरों को मार डाला और हमें बचा लिया। खूल दल के शिष्य रो पड़े और एक के बाद एक जोर जोर से चिल्लाने लगे। जाहिर था कि इस दौरान अग्नि तत्व जानवरों ने उन पर बहुत अत्याचार और अपमान किया था। हम बच गए। युवा सेक्ट मास्टर सबसे अच्छे हैं। खूल दल के कुछ शिष्यों को शुरू में अपनी आंखों के सामने की सच्चाई पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी आवाजें और ऊंची होती गई और वे सब आरब के लिए जयकारे लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे। इस पल सभी शिष्यों ने राहत की खुशी महसूस की। यह देखकर कि ये शिष्य खुश है, आरब स्वाभाविक रूप से खुश भी था। वह जानता था कि उसने जो कुछ भी किया वो सार्थक था। खूल दल के शिष्य अब भी उससे वैसे ही प्यार करते थे और उसे पहचानते थे जैसे पहले करते थे। इसी के साथ सब कुछ पर्याप्त था। आरब ने खूल दल के शिष्यों को आंसू बहाते देखा और वह दयालुता से बोला, सब लोग पहले शांत हो जाइए। आपके शरीर के अंदर अब भी अग्नि आत्मा कीड़े होंगे, है ना? हाँ युवा मास्टर। जैसे ही अग्नि तत्व जानवर आए, उन्होंने हमें ये अग्नि आत्मा कीड़े खिला दिए और हमने कभी उनके खिलाफ एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। युवा मास्टर, क्या आपके पास इन चीजों से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? आरब ने उदासीनता से कहा, बेशक, चिंता मत करो, मैं तुरंत तुम्हें उन अग्नि आत्मा कीड़ों से छुटकारा दिलाता हूं। हालांकि ये थोड़ा परेशानी भरा था, लेकिन ये सब खूल दल के शिष्य थे, इसलिए आरब ने कार्रवाई की और एक एक करके उनके दिमाग से अग्नि आत्मा कीड़ों के प्रतिबंध हटाने में उनकी मदद की। पल भर में आरब ने अग्नि आत्मा कीड़ों का खात्मा कर दिया और शिष्यों को अब कोई चिंता नहीं रही। धन्यवाद युवा सेक्ट मास्टर। युवा सेक्ट मास्टर, आप सबसे अच्छे हैं। युवा सेक्ट मास्टर, मैं आपको पसंद करती हूँ। युवा सेक्ट मास्टर, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे संतुष्ट कीजिए। आरब ने इन शिष्यों का जोश देखा और कुछ शर्मिंदा महसूस किया। उसने शोर शांत करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर कहा, वरिष्ठ भाई बिरेन, इधर आओ। आंखों में आंसू लिए बिरेन की नजर अब आरब पर पहले से बिल्कुल अलग थी। वह आरब को ऐसे देख रहा था जैसे किसी भगवान को देख रहा हो। उसकी आंखों में सिर्फ प्रशंसा थी, कोई तुलना नहीं। वो अच्छी तरह जानता था कि आरब अब खूल दल के लिए सब कुछ था। आरब ने ही खूल दल को बचाया था। आरब ने ही खूल दल को आग और पानी की गहराइयों से उबारा था। जूनियर भाई आरब, तुम्हें जो भी चाहिए बस कह दो, बिरेन ने कहा। वरिष्ठ भाई बिरेन, तुम मुझे सब कुछ बताओ कि अग्नि तत्व जानवरों के खूल दल में आने से पहले और बाद में क्या क्या हुआ। मुझे स्थिति समझनी है, आरब ने कहा। बिरेन ने स्वाभाविक रूप से कोई हिचक नहीं दिखाई और कहा, यह हुआ था। जल्द ही आरब को सब कुछ समझ आ गया। समझने पर आरब ने अपनी भौहें मली और कहा, अच्छा, तो अग्नि तत्व जानवर अचानक प्रकट हुए और उन्होंने सीधे सेक्ट लीडर और दूसरों को हरा दिया। फिर उन्होंने पूरे खूल दल पर कब्जा कर लिया। जब उसे ये जानकारी मिली तो वह कह नहीं सकता था कि वह हैरान है या निराश, क्योंकि ये वैसा ही था जैसा उसने पहले ही समझ रखा था। ये सोचकर उसने आदेश देना शुरू किया, तुम सब सुन लो। हालांकि इन अग्नि तत्व जानवरों को मेरे लाए हुए दैत्य जानवरों ने मार डाला है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। तुम सबको खूल दल में रहना होगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें खूल दल से आधा कदम भी बाहर नहीं निकलना है, समझे? जी युवा सेक्ट मास्टर, हम समझ गए। खूल दल के सभी शिष्यों ने सहमति दे दी और उनका आरब के आदेशों की अवहेलना करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। ये सुनकर आरब ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया और फिर कहा, वरिष्ठ भाई बिरेन, सेक्ट लीडर और सर्वोच्च बुजुर्गों को बचाने के लिए मेरे साथ चलो। जी युवा सेक्ट मास्टर। बिरेन बड़े उत्साह के साथ आरब के पीछे पीछे चल दिया। फिर दोनों खूल दल की गहराई में गए, जहां मुबासा और दूसरों को बंदी बनाकर रखा गया था। युवा सेक्ट मास्टर, क्या सेक्ट लीडर और दूसरे लोग यही बंद हैं? बिरेन को ब्यौरा नहीं पता था, बस इतना पता था कि मुबासा और दूसरों को कैद कर लिया गया था। हाँ,
वे ठीक यही हैं। आरब ने सामने के मुख्य द्वार पर एक नजर डाली और बुदबुदाया, ये एक जटिल प्रतिबंध है, लेकिन क्या उन्हें सच में लगता है कि वे मुझे इससे रोक सकते हैं? ये सोचकर आरब ने सीधे एक हथेली मारी, जिसमें काले पहाड़ी अंधेरी हथेली का सार खून था, शक्तिशाली और मजबूत, जिसने मुख्य द्वार को गहराई से हिला दिया। फिर एक गड़गड़ाहट भरी आवाज के साथ मुख्य द्वार टुकड़ों में बदल गया, चकनाचूर होकर फट गया। बेरेन आरब की क्षमता से कुछ हैरान था। उसने अभी जो ताकत दिखाई थी, उससे बेरेन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बेहतर शक्ति और वेग की ओर देख रहा हो जो उसने केवल सेक्ट लीडर और सर्वोच्च बुजुर्गों से ही महसूस की थी। आरब ने फिर कहा, चलो अंदर चलते हैं। वह और बेरेन एक साथ कमरे में गए और जल्द ही उन्होंने कई कमजोर लोगों को देखा जिन्हें कैद कर लिया गया था और उनकी जीवन शक्ति खत्म हो गई थी। सेक्ट लीडर, सर्वोच्च बुजुर्ग। बेरेन अपने आंसू रोक नहीं सका जब उसने दुर्बल सर्वोच्च बुजुर्गों को देखा, जो मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, और खून से लथपथ मुबासा को, जो पीला पड़ गया था और पिछली किसी भी चमक से रहित था। साफ था कि उसने अग्नि तत्व जानवरों के हाथों बहुत कुछ सहा था। आरब की आंखों में जानलेवा इरादा भर आया। यह सब अग्नि तत्व जानवरों की वजह से है, सब कुछ। इस पल उसने अपने दिल में कसम खा ली कि वो आरब कभी भी अग्नि तत्व जानवरों के साथ एक आसमान के नीचे नहीं रहेगा। जैसे कि चिल्लाने की आवाज सुनकर मुबासा ने पहले अपनी आंखें खोली। पहले के उलट, जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अंधेरा नहीं, बल्कि दो जाने पहचाने चेहरे दिखे, एक बेरेन का और दूसरा आरब का। जब उसने बाद वाले को देखा तो मुबासा की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गई। हैरानी के एक पल बाद वो अचानक चिल्लाया, आरब, तुम कब लौटे? तुम कैसे लौटे? जल्दी करो और यहां से चले जाओ। उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में अब हालात बदल चुके हैं। तुम्हें भागना होगा, चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े। जब तुम और ताकतवर हो जाओ तब वापस आकर हमें बचाना। हम अग्नि तत्व जानवरों की साजिश के सामने बेबस हैं। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। मुबासा के शब्दों ने उसके बगल वाले सर्वोच्च बुजुर्गों को भी जगा दिया। आरब को देखकर वे जितने हैरान थे उतने ही भयभीत भी। सर्वोच्च बुजुर्गों ने कहा, आरब, तुम क्यों लौट आए? जल्दी से भाग जाओ। आरब, तुम्हें जल्दी जाना होगा। आरब ने 2 बार खांसा, फिर बेरेन की ओर देखा। बेरेन जानता था कि मुबासा और ये बुजुर्ग मौजूदा हालात नहीं समझ रहे हैं, इसलिए उसने जल्दी से सब कुछ समझाया। आदरणीय बुजुर्गों, सेक्ट लीडर, चीजें वैसी नहीं हैं जैसा आप सोच रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। और इस तरह बेरेन ने पूरी कहानी सुना दी। ये सुनकर मुबासा और बुजुर्गों ने अपनी आंखें फैला ली। उन्हें शायद ही यकीन हो रहा था कि ये सच है, खासकर मुबासा, जो हैरान भी था और खुश भी। बेरेन, इस सेक्ट लीडर से झूठ मत बोलो। क्या ये सचमुच सच है? आरब ने दूसरे दैत्य जानवरों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए अग्नि तत्व जानवरों के साथ बड़ी लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत हासिल की। अब खूल दल के अग्नि तत्व जानवर सब आरब द्वारा पकड़ लिए गए हैं। बेरेन ने हल्की मुस्कान दी। क्या ये सही नहीं है? सेक्ट लीडर, जरा सोचिए, अगर युवा सेक्ट मास्टर ये सब नहीं कर पाते तो हम दोनों यहाँ कैसे आ सकते थे? आपको बचाना तो दूर की बात है। बात तो सही है। इन बुजुर्गों और मुबासा ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें विश्वास हो गया। अगर अग्नि तत्व जानवरों का सफाया नहीं हुआ होता तो आरब के लिए फूल दल में घुसकर उन्हें बचाना मुश्किल होता। बुजुर्गों की तो बात ही छोड़िए, आरब ने ये कैसे किया? सर्वोच्च बुजुर्ग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। उन अग्नि तत्व जानवरों के पास एक सेक्ट को तबाह करने लायक ताकत है। आरब, तुम्हें इतने सारे दैत्य जानवर कहाँ से मिले? बुजुर्गों की शंकाएं सुनकर मुबासा ने उन्हें रोक दिया। इस बारे में मत पूछो। निश्चय ही आरब के पास ऐसा करने के अपने साधन होंगे। वैसे आरब, तुम बड़े हो गए हो। हमें मिले हुए 2 साल हो गए और तुम ज्यादा परिपक्व और स्थिर हो गए हो। इसके अलावा तुम्हारी मार्शल आर्ट साधना युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर तक पहुंच गई है। हालांकि उन बुजुर्गों का साधना स्तर केवल युद्ध समर्थ रैंक की पहली या दूसरी परत पर था। मुबासा अलग था। उसकी ताकत युद्ध समर्थ रैंक की 7वीं परत तक पहुंच चुकी थी। इतनी ताकत के साथ उसके लिए आरब की क्षमताओं को देखना मुश्किल नहीं था, और ठीक इसलिए कि वह देख सकता था। उसकी आंखें हैरानी से भर गई। बेरेन और सर्वोच्च बुजुर्ग भी उतने ही चौंके जितना उन्होंने आरब की ओर देखा। युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर। ये हमारा युवा सेक्ट मास्टर सचमुच अपनी पीढ़ी का प्रतिभाशाली है। उसकी तुलना कौन कर सकता है? इतना जवान। आरब लगभग 19 साल का ही है। 18 या 19 की उम्र में
युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर हासिल कर लिया। एक प्रतिभाशाली के रूप में उसकी उपाधि पर कोई शक नहीं है। इस पल सर्वोच्च बुजुर्गों ने पूरी तरह से आरब को अपना युवा सेक्ट मास्टर मान लिया। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी चोटों का दर्द भूल गए हैं, और जब उन्होंने नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से आगे निकलते देखा तो उनकी आंखों में संतोष भर आया। बहुत अच्छे। इन सर्वोच्च बुजुर्गों की आंखों में आंसू छलक आए। ये देखकर आरब का दिल भी द्रवित हो गया। सेक्ट लीडर, सर्वोच्च बुजुर्गों, मुझे देर से आने और आप सबको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। देर नहीं, देर नहीं। मुबासा दिल खोलकर हंस पड़ा। ये सब मेरी वजह से है। अगर मैं नहीं होता आरब, तो खूल दल पर ऐसी विपत्ति नहीं आती। वे अग्नि तत्व जानवर, वे सब मुझे निशाना बना रहे थे। आरब ने दांत भींच लिए। मुबासा ने सिर हिलाया। आरब, खुद को दोष मत दो। अग्नि तत्व जानवर हमारी जाति के नहीं हैं। यह सामान्य है कि उनके गलत इरादे हों। भले ही ये तुम्हारे लिए नहीं होता, फिर भी वे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य को निशाना बनाते क्योंकि वे रक्षक चेतना जाल चाहते हैं। बंदी होने पर मुबासा ने कुछ चीजें सीख ली थी। वह जानता था कि अग्नि तत्व जानवर आरब के लिए आए थे, लेकिन उसने आरब को दोष नहीं दिया क्योंकि वह जानता था कि आरब ने जो किया वह सही था। हम ताकतवर इंसान अग्नि तत्व जानवरों के सामने कैसे झुक सकते हैं? उन्होंने सोचा कि हमें बंदी बनाकर हम उनके अधीन हो जाएंगे। वे भ्रम में हैं। आरब, खुद को दोषी मत ठहराओ। भले ही तुमने इन अग्नि तत्व जानवरों को नहीं उकसाया होता, उनका लक्ष्य फिर भी रक्षक चेतना जाल ही है, और वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। आरब मन ही मन अपराधबोध से भर गया, लेकिन यह देखकर कि बुजुर्ग और सेक्ट लीडर उसे समझते हैं, उसने बहुत हल्का महसूस किया। यह साफ था कि इन लोगों को पहले से ही अग्नि तत्व जानवरों का मकसद पता चल गया था। आरब ने मुबासा और दूसरों की चोटों को देखा और तुरंत कहा, सेक्ट लीडर, अब इन बातों पर बहस न करें। आप सब घायल हैं। मैं आपको वापस ले चलता हूं और पहले आपके घावों का इलाज करता हूं। आरब, तुम्हें हमारी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी चोटों को जानते हैं। अफसोस, हम अग्नि तत्व जानवरों द्वारा बर्बाद हो गए हैं और हमारी ताकत बेकार हो गई है। अगर इस बूढ़े को फिर से खड़े होने का मौका मिलता तो मैं कभी इन अग्नि तत्व जानवरों के साथ एक आसमान के नीचे नहीं रहता। केवल बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि मुबासा के भी पूरे शरीर पर गहरे घाव थे, लगभग एक बेकार इंसान जैसा। ठीक होने के लिए यह बेहद मुश्किल होगा। जब तक कि उच्च कुशल पिल डॉक्टरों की मदद न मिले, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि वहां काफी पिल डॉक्टर थे, लेकिन उन्हें कोई भी उच्च कुशल याद नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। यह चोट इतने लंबे समय से खिंच रही थी कि ठीक होने की लगभग कोई संभावना नहीं थी। लेकिन आरब ऐसा नहीं सोचता था और उसने शांति से कहा, बुजुर्गों, सेक्ट लीडर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी चोटों में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन अब से आपको मेरी बात माननी होगी। क्या आरब, क्या तुम सचमुच हमारी मदद कर सकते हो? आरब, ये तो केवल उच्च कुशल पिल डॉक्टर ही कर सकते हैं। तुम ये कैसे कर सकते हो? सर्वोच्च बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि आरब सचमुच ये कर सकता है। आरब ने मुस्कुराकर कहा, असल में मैं अकेले ही इन अग्नि तत्व जानवरों से निपटने में सक्षम था, जो अपने आप में लगभग असंभव काम था, लेकिन मैंने इसे कर दिखाया। ये सुनकर बुजुर्गों को जैसे कुछ याद आ गया। सचमुच आरब ने कई अविश्वसनीय काम किए थे। आरब, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो चलते हैं। हालांकि फूल दल के उच्च स्तरीय सदस्यों को नहीं पता था कि आरब ये कैसे करेगा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और संदेह से भरे होकर उसके साथ चले गए। फ्रेंड्स, क्या होगा आगे इस रोमांचक कहानी में और कैसे हराएगा आरब अग्नि तत्व जानवरों को? क्या आरब बचा पाएगा उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य को? जानने के लिए सुनिए इस कहानी को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।